आवाज आ रही है क्या बेटा? आवाज आ रही है? चेक करिए। यस सर। चलिए चालू करते हैं। आज लेक्चर नंबर 4 है, एंजाइम पढ़ना है। क्या आपको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार चैट में बता दो। क्या मैं आपको दिख रहा हूँ? ऑडियो वीडियो क्लियर है? चैट में बता दो जल्दी से। हाँ, चैट में बताओ बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो। यस यस। सही है। चालू करें। चालू करें, जल्दी बता दो बेटा, चालू करें। लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 है और बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, चेक करो एक बार फटाफट से। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ। यस यस। कल का पीडीएफ नहीं मिला बेटा, मैं घर आके तो दूंगा नहीं, मैंने खुद से टेलीग्राम पर भी डाला था। दिक्कत यह है कि आप लोग किसी काम को उस तरीके से करते ही नहीं हो। हाँ, मैं एक बार पूछ भी लेता हूं। चलिए डोपा सॉल्व करते हैं। चलिए डोपा सॉल्व करते हैं, है ना, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। प्रोटीन समझ में आ गया था? है? प्रोटीन समझ में आ गया था? आ जाओ डोपा सॉल्व करते हैं। बॉन्ड प्रेजेंट इन 1 डिग्री स्ट्रक्चर। 1 डिग्री स्ट्रक्चर में इसमें से कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? हमारे पास पेप्टाइड। इन चेन ऑफ 50 अमीनो एसिड, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? अगर 50 अमीनो एसिड की चेन है तो 49 होंगे। यस, कितने होंगे? 49 होंगे। सॉल्व करो भाई, सॉल्व करो। यस। हाँ, इन क्वाटनरी स्ट्रक्चर विद 10 3 डिग्री स्ट्रक्चर है। क्वाटनरी में 10 3 डिग्री है, तो नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन भी कितनी होंगी? 10 होंगी। विच इज नॉट टर्शरी स्ट्रक्चर? एंजाइम, हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ऑल। बेटा ये क्वाटनरी है, ये क्या है? 4 डिग्री है। यस। हॉलो वूल लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा बोला था ना, टर्शरी स्ट्रक्चर हॉलो वूल जैसा होगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? सी। यहां तक ठीक है? यहां तक चेक करो अपना जरा। चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो जल्दी से। यहां तक ठीक है? हाँ, सारे ठीक है, आगे चलेंगे। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म इनसाइड सेल, ऐसा कैसे हम बोल सकते हैं? क्योंकि इनसाइड सेल राइबोसोम होता है और राइबोसोम ही पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है प्रोटीन बनाने के लिए। 2 डिग्री स्ट्रक्चर नॉट है पेप्टाइड बॉन्ड, गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट ठीक है, दूसरा रॉन्ग है। इन सेम सम प्रोटीन, सेम, अच्छा, एक ही प्रोटीन में 1 डिग्री 2 डिग्री स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकता, सही है। 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों फंक्शनल हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। एच बॉन्ड प्रेजेंट है 2 डिग्री 3 डिग्री में होगा। यस सर। प्रोटीन आर मोस्टली लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स, नहीं, राइट हैंडेड आएगा यहाँ पे। पॉलीपेप्टाइड चेन कैन बी प्रोटीन, हाँ हो सकती है। पॉलीपेप्टाइड चेन इज अ 1 डिग्री स्ट्रक्चर, सही है। हाइड्रोजन बॉन्ड नॉट ब्रेक ड्यूरिंग डीनेचुरेशन, गलत हो गया। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक ड्यूरिंग प्रोटीन फोल्डिंग, ये भी गलत है। बेटा प्रोटीन फोल्डिंग के वक्त एच बॉन्ड नहीं टूटता है, जब प्रोटीन फोल्ड होती है। चेक कर लो जरा यहाँ पे, चेक करो, अपने आंसर्स मिलाओ, अपने आंसर्स मिलाओ। हाँ, अपने आंसर्स मिलाओ। बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूटता ड्यूरिंग डीनेचुरेशन, गलत है। सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड छोड़ के सारे बॉन्ड टूट जाते हैं। यस, सारे बॉन्ड टूट जाते हैं। दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक ड्यूरिंग प्रोटीन फोल्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है प्रोटीन फोल्डिंग के समय, ये बताओ जरा। प्रोटीन फोल्डिंग के समय हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, ये बताओ जल्दी से। क्लियर है? चले, चले आगे। यस, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे पढ़ रहे हैं बेटा, आगे पढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग एंजाइम, आज का टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, एंजाइम पढ़ रहे हैं। एंजाइम आज का टॉपिक है। 2 लेक्चर मिनिमम लगेंगे, ज्यादा भी लग सकते हैं नॉर्मली। मैं नॉर्मली 3 में पढ़ाता हूँ इसको, तो 2 से 2.5 लेक्चर तो लगता है इस पे। तो आज का टॉपिक है, हम लोग एंजाइम पढ़ेंगे। एंजाइम को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। जिस बच्चे को एंजाइम समझ में आता है उसको बहुत सारी चीजें बायोकेमिस्ट्री में, बायोमोलिक्यूल में आगे जाकर फ्यूचर में फायदा होने वाला है। तो एंजाइम बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान से पढ़ोगे तो सारा समझ में आएगा। चालू कर लेते हैं एक बार फटाफट से, जल्दी बताओ, स्टार्ट करें बच्चे?
स्टार्ट करें? वॉइस ठीक नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। अब ठीक है, थोड़ी सी आवाज हल्की सी बढ़ा दी है मैंने, हल्की सी बढ़ाई है, सही है। चलिए चालू करते हैं बेटा, एंजाइम को पढ़ना चालू करते हैं। एंजाइम के बारे में बहुत सारी चीजें बतानी है, स्टार्ट करते हैं एंजाइम से। पहला टॉपिक है एंजाइम से हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ बेसिक सी बातें एंजाइम को लेकर हम लोग करेंगे जो आपको आनी चाहिए। अगर मैं आपसे सिंपल सी बात पूछूं कि एंजाइम्स क्या होते हैं, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि एंजाइम के बिना जीवन पॉसिबल है नहीं है, एक्चुअल में क्या हुआ है बेटा, एंजाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट एवोल्यूशन है। और एंजाइम प्रोटीन के ही क्यों बने ये भी बहुत एक स्पेशल बात है, इस सारी को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मैं चैट प्राइवेट करने जा रहा हूं और एंजाइम पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, चलिए। यस, चैट प्राइवेट कर दिया और अब मैं एंजाइम पढ़ा रहा हूं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं एंजाइम क्या है, तो मैं आपसे दो तरह के सवाल पूछ रहा हूं कि एंजाइम क्या है का मतलब है एंजाइम किस चीज का बना हुआ है, और दूसरा सवाल यह है कि एंजाइम कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि एंजाइम के लिए एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं, एंजाइम के लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट का क्या मतलब होता है? सबसे पहला वर्ड है बेटा, एंजाइम एक तरीके का बायोकैटलिस्ट होता है। बायोकैटलिस्ट का मतलब होता है ये इंक्रीज करता है क्या, स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड, या उसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। यस, ये रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है। पर इनका जो सोर्स है, एंजाइम का जो सोर्स है वो क्या है, हमेशा लिविंग है। तो एंजाइम को हम क्या बोल सकते हैं, बायोकैटलिस्ट बोल सकते हैं। दूसरा फीचर जो आपको याद रखना है बेटा एंजाइम को लेके, ऑल एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन के बने हुए हैं। मेरा यहां पर दो सवाल है इस बात को लेके, जो बच्चे इस बात को समझते हैं वो समझेंगे कि सारे एंजाइम प्रोटीन के बने हुए हैं, प्रोटीन ही क्यों? क्यों कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं है, लिपिड क्यों नहीं है? सारे एंजाइम प्रोटीन को लेकर क्यों, मतलब हम लोग बोल रहे हैं ऐसा क्या है कि प्रोटीन को लेकर ही, मेरे पास ध्यान सुने, प्रोटीन को लेकर हम बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? थोड़ा सा कट रहा है, इधर आ जाते हैं। हाँ भाई, अब ठीक है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ठीक है, एक्सेप्ट कुछ ऐसे एंजाइम है, एक्सेप्ट हमारे पास एक राइबोजाइम होता है, राइबोजाइम केमिकली आरएनए है, केमिकली क्या है, आरएनए है, बट कैसे काम करता है, बट एक्ट एज कैटलिस्ट। कैसे काम करता है, एंजाइम की तरह काम करता है। आपने सुना होगा बेटा मेरे पास, जैसे जैसे इन राइबोसोम, राइबोसोम में हमारे पास एक एंजाइम होता है, उसका नाम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, ये बाद में बात करेंगे। तो आप सिंपल सा बात ये समझो कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट मेरे पास राइबोजाइम, जो कि एक आरएनए होता है, जो कि क्या होता है बेटा, एक आरएनए होता है। और आरएनए जो कैसे काम कर रहा है, एंजाइम की तरह काम कर रहा है। तो जो जो मैं पॉइंट्स बोलूंगा उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, सारे पॉइंट्स को एकदम एक्सप्लेन करूंगा मैं। मेरा सवाल आपसे फिर दोबारा वही है कि एंजाइम्स को प्रोटीन का ही क्यों बनाया नेचर ने? एक्चुअल में क्या होता है बेटा, प्रोटीन ही एक ऐसा मैक्रो मॉलिक्यूल है, बायो मॉलिक्यूल है, जिसकी अलग अलग शेप पॉसिबल है। जब वो फोल्ड होता है, फोल्डिंग के बाद वो ऐसी शेप बनाता है जिसके थ्रू आप केमिकल रिएक्शन करा पाते हो। कार्बोहाइड्रेट में ये पॉसिबल नहीं है, ये लिपिड में पॉसिबल नहीं है, न्यूक्लिक एसिड में भी बहुत कम पॉसिबल है। तो हम ये समझते हैं कि हमारे पास जो चेन ऑफ अमीनो एसिड होती है, जब वो फोल्ड करती है तो एक प्रॉपर शेप में फोल्ड करती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास 100 टाइप के एंजाइम है तो उसकी 100 टाइप की शेप बनाई है। तो अलग अलग शेप बनाने के लिए, अलग अलग शेप बनाने की एबिलिटी किसके पास है, प्रोटीन के पास है। इसीलिए प्रोटीन को जिम्मेदारी दी है क्या बनाने की, एंजाइम बनाने की। आप हमेशा याद रखो, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, इसके अलावा एक्सेप्शन है। कुछ ऐसे आरएनए होते हैं जो एंजाइम की तरह काम करते हैं, इसमें आते हैं कुछ राइबोसोम में भी होते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? बताओ, यहां तक समझ में आ रहा है बेटा? यहां तक समझ में आ रहा है? कुमार कनिष्क बेटा, आपको स्पैम करने की आवश्यकता नहीं है ना? यस,
ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? यस यस। तो हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है बायो कैटलिस्ट। हमने क्या लिखा है, बायो कैटलिस्ट। तो बायो कैटलिस्ट क्या है, इंक्रीज करता है स्पीड या रेट ऑफ रिएक्शन। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम, है ना, केमिकली आरएनए है बट एक्ट एज एंजाइम। तीसरी चीज हम क्या बोल रहे हैं, एंजाइम क्या है, एक तरह का ग्लोबुलर प्रोटीन है। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है बेटा, याद करो, याद करो। आपको मैंने बताया था कि दो तरह की प्रोटीन होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन होती है ना, ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। इसका मतलब ये हुआ कि एंजाइम्स जो है हमारे पास, एंजाइम्स जो हैं वो हमारे पास क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। इसका मतलब ऑल एंजाइम्स आर आर ग्लोबुलर प्रोटीन, और वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, है ना, क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। कुछ कुछ चीजें मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएंगी। सर एक मिनट दे बस बेटा, मैं थोड़ी सा चीजें एक्सप्लेन करता हूं। देख, मैं तेरे को सिंपल सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। अभी हमने प्रोटीन पढ़ा था, हमने एक चीज देखी थी कि प्रोटीन के डिफरेंट लेवल होते हैं स्ट्रक्चर को लेके, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अलग अलग लेवल होते हैं। जब प्रोटीन फोल्ड करती है तो अलग अलग शेप बनाती है। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, उनकी अलग अलग शेप होती है। यस और नो? यस। सारे एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, किसको छोड़ दें, कुछ आरएनए छोड़ दें जो एंजाइम की तरह काम करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा काम पॉइंट क्या है, एंजाइम एक कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का मतलब है एंजाइम रिएक्शन में यूज नहीं होते, वो खाली रिएक्शन की स्पीड बढ़ाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? एंजाइम कभी भी रिएक्शन में यूज नहीं होते। तीसरी चीज क्या है बेटा, एंजाइम एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। ग्लोबुलर प्रोटीन पानी में सॉल्युबल होती है। इसका मतलब ये हो गया कि सारे एंजाइम पानी में सॉल्युबल होते हैं। इस बात का ये भी समझना है मतलब कि हमारे पास ऑल एंजाइम किस में काम करते हैं, एक्ट इन एक्वस मीडियम, एक्ट इन एक्वस मीडियम। मेरी बात समझना ध्यान से जो मैं आपको समझा रहा हूं। आप में से कितने लोगों ने वो पढ़ा है कि हमारे पास जो फैट होता है, वो पता है आपको कि फैट और ऑयल पानी में नहीं घुलता है? ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने, कभी ना कभी पढ़ा होगा। तो आपको ये पता है कि जब हम खाने में फैट खाते हैं तो उस फैट को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है, उसका नाम बताओ चैट में। उस एंजाइम का नाम है लाइपेज। तो मान लो ये मेरे पास फैट का मॉलिक्यूल है, ये मेरे पास फैट का मॉलिक्यूल है, यस, और ये मेरे पास एंजाइम है, ये एंजाइम है जिसका नाम लाइपेज है। अब लाइपेज क्योंकि एंजाइम है, वाटर में सॉल्युबल होगा और फैट पानी में इनसॉल्युबल होगा, तो ये एंजाइम इस पर काम कर ही नहीं सकता। आप समझो ध्यान से, अगर मुझे किसी चीज पर एंजाइम को रिएक्ट कराना है तो वो चीज पानी में घुली हुई होनी चाहिए, तभी एंजाइम उस पर क्या कर पाएगा, काम कर पाएगा। इसीलिए कहते हैं बेटा, एंजाइम के काम करने के लिए पानी एज अ मीडियम चाहिए। मेरी बात समझो। अब मैं ये कह रहा हूं कि फैट जो है, फैट जो मॉलिक्यूल होते हैं, फैट पानी में नहीं घुलते और एंजाइम पानी में घुला हुआ होता है। तो लाइपेज को अगर फैट का डाइजेशन करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको किसी भी तरीके से इस फैट को पानी में सॉल्युबल बनाना पड़ेगा। ये काम करते हैं बेटा आपके बाइल सॉल्ट। तो बाइल सॉल्ट क्या करते हैं, फैट को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर लेते हैं, जो जिसके चारों तरफ वो लग कर उसे सॉल्युबल बनाते हैं ताकि लाइपेज काम कर सके। समझ पा रहे हो मैं क्या आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं? मैं आपको ये समझा रहा हूं कि एंजाइम जो होता है बेटा, उसका स्ट्रक्चर ग्लोबुलर होता है। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर पानी में सॉल्युबल होता है। एंजाइम हमेशा पानी में घुला रहता है और पानी को एज अ मीडियम यूज करता है रिएक्शन कराने के लिए। अगर कोई चीज पानी में नहीं घुली हुई है तो मुझे किसी प्रोसेस के थ्रू उसे पानी में सॉल्युबल बनाना पड़ेगा, तभी उस पर एंजाइम काम कर पाएगा। लाइपेज फैट पर नहीं काम कर सकता जब तक हम फैट की इमल्सिफिकेशन ना कर दे। इसीलिए हम बोलते हैं कि लाइपेज एंजाइम है, पर फैट की मुझे क्या करनी होती है, इमल्सिफिकेशन करनी होती है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हमें यह समझना है कि लाइप फैट, तो लाइपेज कैसे काम करता है, एक्ट विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से काम कर रहा है, हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट, बाइल सॉल्ट की मदद से वो काम करता है। अब यहां पर एक और चीज आपको समझना पड़ेगा कि एंजाइम लाइक एनी अदर प्रोटीन, एंजाइम लाइक एनी अदर प्रोटीन, किसी और प्रोटीन की तरह उसका मेरे पास 1 डिग्री 2 डिग्री स्ट्रक्चर होगा। 1 डिग्री लाइक एनी अदर प्रोटीन,
1 डिग्री एंड 2 डिग्री स्ट्रक्चर प्रेजेंट, ऑल्सो प्रेजेंट, ऑल्सो प्रेजेंट। किसी और प्रोटीन की तरह उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री स्ट्रक्चर होता है, बट एंजाइम का फंक्शनल स्ट्रक्चर, एंजाइम का फंक्शनल स्ट्रक्चर कौन सा होता है बेटा? फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? 3 डिग्री स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? 3 डिग्री मेनली होता है। कुछ एंजाइम में 4 डिग्री भी होता है, इसका मतलब उसमें सब यूनिट होंगे। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास 4 डिग्री स्ट्रक्चर भी होता है। यस और नो? ऑल्सो प्रेजेंट। तो आपको यह समझना है कि एंजाइम में 2 डिग्री 1 डिग्री दोनों होता है, पर कुछ ऐसे एंजाइम है जिनमें हमारे पास, या मोस्टली एंजाइम का जो स्ट्रक्चर फंक्शनल होता है वो 3 डिग्री होता है। तभी मैं आपको ये बोल रहा था कि एंजाइम एक ग्लोबुलर प्रोटीन है और वो पानी में सॉल्युबल होगा। यहां पर लिखी हुई सारी बातें समझ में आ रही है? यहां पर लिखी हुई बेटा हर एक प्रोसेस के लिए अलग एंजाइम है। मैं आपको समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं कह रहा हूं हमारी बॉडी में मान लो 10,000 टाइप के एंजाइम है, इसका मतलब 10,000 टाइप की प्रोटीन है। सोच इस बात को। और सिर्फ प्रोटीन ही ऐसा है जो बहुत ज्यादा मैक्सिमम अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर बना सकता है, और कोई है ही नहीं। इसलिए प्रोटीन को यह जिम्मेदारी दी गई कि तुम एंजाइम बनो। समझो ध्यान से, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। ये भी बात सही है। और ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, इसमें भी एक्सेप्शन है। कुछ आरएनए होते हैं जो एंजाइम नहीं होते। यस, यहां तक समझ में आ रहा है? बेटा अगर फैट लॉस करना हो तो बाइल सॉल्ट काम नहीं करेगा तो चल जाएगा, बिल्कुल ठीक है। पर बेटा मेरी बात समझ ध्यान से, फैट जो बॉडी में जमा हो गया उसकी बात नहीं हो रही है। फैट हमें डेली थोड़ा बहुत खाना ही है, आपकी मेम्ब्रेन वगैरह भी तो बनानी है सेल की, उसके लिए खाना है। जमा हुआ फैट नुकसान कर रहा है, जो तू खा रहा है वो उतना नुकसान नहीं कर रहा। क्लियर है बेटा? क्लियर है? क्लियर है? लास्ट पॉइंट बता देता हूं, एंजाइम किसी और प्रोटीन की तरह उसमें 1 डिग्री और 2 डिग्री स्ट्रक्चर भी होता है, पर एंजाइम का जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है, मतलब वो मेनली क्या होता है? 3 डिग्री स्ट्रक्चर होता है। कुछ ऐसे एंजाइम है जिसमें सब यूनिट्स होती होंगी, तो उसमें क्वाटनरी स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमने पढ़ा था, याद करो, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, उसमें सब यूनिट होती है बेटा। और हम पढ़ेंगे आरएनए पॉलीमरेज, वहां पे सब यूनिट होती हैं। यस, क्लियर है? लास्ट पॉइंट भी एक्सप्लेन कर दिया। पहली स्लाइड लिख लो, आगे चल रहे हैं बेटा। पहली स्लाइड लिखो, आगे चल रहे हैं। बेटा जमा हुआ फैट तो ऐसे ही कम होगा जब तू उसे यूज करेगा, और कोई तरीका नहीं है। जल्दी करो बेटा, यहां तक लिख लो, आगे चलेंगे। जल्दी आ जाओ। ठीक है, चले आगे, चलो आगे आ जाओ। अब हम क्या करेंगे बेटा, एंजाइम के स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में क्या है, आपको समझना पड़ेगा, क्या एंजाइम और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में कोई डिफरेंस होता है? बायो कैटलिस्ट जिसे हम एंजाइम कहते हैं, उसमें कोई डिफरेंस होता है? मैं आपको समझाता हूं। एंजाइम पर ध्यान सुनेंगे। एंजाइम पर जैसे मान लो ये मेरे पास कोई मेटल है, मेटल जो होती है वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की तरह काम करती है। मेरे पास कोई मेटल है, उसको इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की तरह काम करती है। अब मान लो मेरे पास कोई गैस है, ये तो गैस के मॉलिक्यूल इसके सरफेस पर आकर रिएक्ट करते हैं। तो अगर मैं कहता हूं कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट का पूरा सरफेस, एंटायर सरफेस, है ना, अवेलेबल है किसके लिए? अवेलेबल है किसके लिए? फॉर एक्टिविटी। एक्टिविटी के लिए पूरा का पूरा सरफेस अवेलेबल होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में क्या होता है बेटा, हमारे पास
पूरा का पूरा सरफेस अवेलेबल होता है किसके, एक्टिविटी के लिए। अब अगर मैं एंजाइम की बात करूं तो एंजाइम में एक्टिविटी सिर्फ कहां होती है, उसकी एक्टिव साइट पर। एक्टिविटी का मतलब होता है रिएक्शन। रिएक्शन कहां होता है एंजाइम पर, यहां नहीं होता, सिर्फ यहां होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्शन अकर ओनली कहां पर, एक्टिव साइट पर होता है। दूसरी चीज क्या होगा बेटा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, ध्यान से सुनेंगे, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं या प्रेशर बढ़ाता हूं, समझो इस बात को, अगर मैं टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाता हूं, ध्यान से समझेंगे, अगर मैं टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज करता हूं एंजाइम में, तो हमारे पास उसकी शेप खराब हो जाती है। आप समझो, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, या मैं लिख सकता हूं वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, और हमारे पास हाई प्रेशर। हाई प्रेशर क्या करता है, एंजाइम को इनएक्टिव कर देता है। एंजाइम को क्या कर देगा, एंजाइम की शेप डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर उसकी शेप डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा। एंजाइम क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कंपेयर करना हो किसी कैटलिस्ट से, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो, वहां पर प्लेटिनम पैलेडियम ये मेटल आयन पढ़ते हो, अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूं तो रिएक्शन नॉर्मली बढ़ता है, क्योंकि गैस को प्रेस कर रहे हो आप। तो टेम्परेचर और प्रेशर क्या करेगा बेटा, टेम्परेचर और प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन। इंक्रीज करता है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होना चाहिए, आप कैटलिस्ट शब्द पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते। हाँ सर, कैटलिस्ट क्या होते हैं, हिंदी में उत्प्रेरक बोलते हैं, जो स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं। एंजाइम भी एक कैटलिस्ट है, पर उसकी एक कंडीशन है। एंजाइम एक फिक्स, एक प्रॉपर रेंज ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पर ही काम करता है। प्रेशर हटाई दो, टेम्परेचर और पीएच पे काम करता है, क्योंकि पीएच तब आ जाता है जब लिक्विड मीडियम में कोई चीज एक्वस मीडियम में काम कर रही हो। जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होता है, उसका पूरा सरफेस, उसका पूरा सरफेस काम करता है, हेल्प करता है रिएक्शन में। यहां सिर्फ एक्टिव साइट होती है। जब तापमान बहुत बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, तो शेप खराब हो जाती है, एंजाइम काम नहीं करता। और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट पे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। अब हमारे पास क्या है बेटा, कुछ थर्मोफाइल्स होते हैं, या हम लिख सकते हैं ऑर्गेनिज्म, जो हाई टेम्परेचर पे मिलते हैं। ऑर्गेनिज्म कहां मिलते हैं, फाउंड इन हाई टेम्परेचर। उनमें क्या होता है, उनमें क्या होता है बेटा, हमारे पास थर्मोस्टेबल एंजाइम होते हैं। उनमें क्या होता है, थर्मोस्टेबल एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। मेरी बात समझ लो ध्यान से, थर्मोस्टेबल एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, थर्मोस्टेबल एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, मतलब ऐसे एंजाइम, ऐसे एंजाइम जो हाई टेम्परेचर पर, एंजाइम जो हाई टेम्परेचर पर डी नेचर नहीं होते, नॉट गेट डी नेचर। तो आप में से कितने बच्चों को समझ में आया कि देर इज डिफरेंस बिटवीन इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट और बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट एंजाइम होता है, वो हमेशा कहां से मिलेगा, किसी सेल बनाएगा उसे कोई ना कोई, है ना, टेम्परेचर प्रेशर से वो खराब हो जाएगा। यहाँ टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाने से ज्यादा एक्टिविटी होती है। आपने पढ़ा है इस चीज को कि यार 200 डिग्री पे कम है तो 400 पे और ज्यादा हो रहा है रिएक्शन। क्लियर है बेटा, यस यस यस। क्या 4 डिग्री स्ट्रक्चर फंक्शनल होता है, हाँ होता है बेटा, बहुत सारे एंजाइम में 4 डिग्री होता है, तो उसका 3 डिग्री काम नहीं करेगा। हाँ, अगर अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक सरफेस केमिस्ट्री में एक टॉपिक आता था एडजॉर्प्शन, वो लिख लो बेटा, एक बार आगे चलते हैं, यहां तक लिख लो, आगे चलेंगे। थर्मोफाइल होते हैं बेटा,
ठीक है, यस, नोट कर लो बच्चे। सिलेबस आपको जैन लास्ट बोला तो उसके अराउंड करा देंगे जो बोला था आपको, पर कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ेंगी बीच में, क्योंकि बायोमोलिक्यूल भाई आप ये ऐसे जोड़ो ना, बायोमोलिक्यूल हटा दो तो उसको हटाने के बाद जैन लास्ट में, तो जो बायोमोलिक्यूल की क्लास होंगी उसको आप आगे शिफ्ट कर सकते हो, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। नहीं सर ऐसा थोड़ी होता है, बायोमोलिक्यूल फिर बायोमोलिक्यूल तो कराया ना मैंने, उसकी क्लासेस कहाँ जाएंगी। यस, ठीक है, चलें आगे। यस, चलो जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, जल्दी करो। पहले इसको लिख लो, थर्मोफाइल क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो हाई टेम्परेचर पे रहते हैं। कहां पर मिलते हैं बेटा? जहां पे टेम्परेचर हाई होता है। तो जो हाई टेम्परेचर पे मिलते हैं उनमें आपके पास कौन से एंजाइम होते हैं? थर्मोस्टेबल एंजाइम होते हैं। जल्दी करेंगे बच्चे, जल्दी करेंगे, आगे चल रहे हैं, आगे चलेंगे बेटा। एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं आपको, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हम लोग क्या कर रहे हैं कि एंजाइम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, जब तक आप एंजाइम का स्ट्रक्चर नहीं देखोगे आपको समझ नहीं आएगा तो कैसे एंजाइम का स्ट्रक्चर बनता है। सबसे पहले आपको पता है एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होता है। लिख लिया कि नहीं आपने? लिख लिया ना? यस, यस। हाँ बच्चे, मार्च में कैसे होगा, मेरा खत्म नहीं होता है। हाँ आगे चल, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ध्यान से पढ़, पहले पढ़ तो सही, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सुन ध्यान से। अब मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, ध्यान से सुनिए। एनसीईआरटी ने एक लाइन बोली है, एनसीईआरटी में, रुक जाए एक मिनट, रुक जाओ। अब आ रही है आवाज बेटा? हाँ, अब मैं तेरे को कुछ चीजें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मुझे एक्चुअल में एक वायर चाहिए थी बस। इधर देख, मेरी तरफ देख, आवाज आ रही है? इधर मेरी तरफ देख, हाँ मेरी तरफ देख एक बार फटाफट से, ध्यान से देख, इधर देख। ये मेरे पास मान ले प्राइमरी स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसको फोल्ड करेंगे तो 2 डिग्री बनेगा। जब मैं इसको फाइनल फोल्ड कर दूं तो इस तरीके से फोल्ड करके, ये इसका टर्शरी स्ट्रक्चर है। ये क्या है? टर्शरी स्ट्रक्चर। ऐसा होता है एंजाइम, टर्शरी स्ट्रक्चर है। मेरी बात समझ में आ रही है? टर्शरी स्ट्रक्चर है। तो मैं जो बातें लिख रहा हूं उसको समझने की कोशिश कर। सबसे पहले क्या है बेटा, हमारे पास क्या होता है, हम एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है उसको एक लाइन से दिखा सकते हैं। जैसे मैं, लाइन है ना, ये लाइन बना रखी इससे। तो एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है उसको आप ड्रॉ कर सकते हो बाई लाइन। कैसे ड्रॉ कर सकते हो? बाई लाइन, ठीक है। एंजाइम के पास 1 डिग्री स्ट्रक्चर होता है। एंजाइम का पास पहले 1 डिग्री होता है, उससे 2 डिग्री बनता है, और 3 डिग्री हमारे पास फाइनल फोल्डिंग होती है। यस, क्या होती है? फाइनल फोल्डिंग होती है। ये हो गई हमारे पास फाइनल फोल्डिंग, ठीक है। तो जब मेरे पास व्हेन एंजाइम इज फाइनली, एंजाइम जो है मेरे पास इज फाइनली करेक्ट फोल्ड हो गया है, या उस वो फाइनल फोल्ड हो गया है, व्हेन एंजाइम इज फाइनली फोल्डेड, जब पूरी तरीके से फोल्ड हो गया है, पूरी तरीके से एंजाइम फोल्ड हो गया है, तो मुझे क्या दिखता है समझो। मैंने क्या किया बेटा, मैंने इस तरीके से यहां पर ऐसे एक लाइन लगा दी है, और मैंने ये देखा कि जब एंजाइम फोल्ड हो गया है तो मेरे पास क्या बना है समझना। जब एंजाइम पूरी तरीके से फोल्ड हो गया है और ऐसे फोल्ड हो गया है, तो मेरे पास क्या बना है आप समझो ध्यान से। मेरे पास क्या बना है इस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा। यहां पर एंजाइम मान लो ये फोल्ड हो गया, ये एंजाइम है, फोल्ड हो गया है। ये ग्रीन जो है इसके अंदर की जगह है, ठीक है। ये इसका 3 डिग्री स्ट्रक्चर है। जब 3 डिग्री स्ट्रक्चर ये बना है, ध्यान से सुनो, ये 3 डिग्री स्ट्रक्चर बना है, इस पे आपको ये पॉकेट्स दिख रही है, मुझे ये बताना, आपको ये पॉकेट्स दिख रही हैं, ये पॉकेट जैसी चीज दिख रही है। तो जब एंजाइम पूरी तरीके से फोल्ड हो जाता है
तो उसके सरफेस पर कुछ पॉकेट्स बन जाती है। ये क्या बन गई है? पॉकेट्स बन गई। आप समझो। तो सबसे पहले एंजाइम को एक लाइन से हम दिखा सकते हैं, तो एक सिंगल लाइन होती है। अब उसको हम फोल्ड करते हैं तो 2 डिग्री आता है, और फिर फोल्ड करते हैं तो 3 डिग्री आता है। जब मैं उसको 3 डिग्री में फोल्ड कर देता हूं तो उसमें अलग अलग तरह की ऐसे पॉकेट्स बनती हैं। तो ये मेरे पास क्या है? पॉकेट। इन पॉकेट को हम क्या नाम देते हैं? क्रिवाइस। क्या नाम देते हैं? क्रिवाइसिस नाम देते हैं। तो एंजाइम जब फाइनली फोल्ड हो जाता है तो उसके सरफेस पे, ऑन सरफेस, हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ क्रिवाइसिस होते हैं, गड्ढे, और पॉकेट्स बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? पॉकेट्स बन जाती हैं। अब ये जो पॉकेट्स है, इनमें से कोई एक पॉकेट, आउट ऑफ एन, मतलब इनमें से कोई एक पॉकेट, एनी वन पॉकेट जो होती है वो कैसे काम करती है? एक्ट एज, कैसे काम करती है? एक्टिव साइट की तरह काम करती है। यस, जिस पर ऑन विच मेरे पास क्या होता है? सबस्ट्रेट बाइंड करता है। सबस्ट्रेट बाइंड करता है। मेरी बातें अब ध्यान से सुनना, ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं। मैंने आपको यह समझाया कि ये 1 डिग्री स्ट्रक्चर है किसी भी एंजाइम का, जो कहां बनेगा? सेल के अंदर। फिर 2 डिग्री बनेगा और फाइनल फोल्ड होके ये बन गया, फाइनल फोल्डिंग बन गई। ये 3 डिग्री स्ट्रक्चर है। ये कहां बना होगा? हो सकता है ईआर के ल्यूमन में बना हो। अब जब ये फोल्डिंग हो जाती है तो इसमें कुछ पॉकेट्स बन गए, जैसे यहां एक गैप बन गया, यहां एक पॉकेट बन गई, यहां कहीं पॉकेट बन गई। इस तरीके से कुछ पॉकेट्स बन जाती हैं। उन पॉकेट्स को हम कहते हैं क्रिवाइसिस। क्या बोलते हैं? क्रिवाइसिस। उनमें से कोई एक पॉकेट कैसे काम करती है? एक्टिव साइट की तरह। एक्टिव साइट क्या होती है? ये वो जगह होती है जहां पर सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट आकर जुड़ता है। व्हाट इज एक्टिव साइट? अगर मैं आपसे कहता हूं व्हाट इज एक्टिव साइट, एक्टिव साइट क्या है? व्हाट इज एक्टिव साइट? एक्टिव साइट क्या है बेटा? एक्टिव साइट क्या है? पॉकेट ऑन एंजाइम जिस पर सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट आकर जुड़ता है। रिएक्टेंट क्या करता है? बाइंड करता है। सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट उस पर क्या करता है? बाइंड करता है। उसको हमने क्या बोला है? एक्टिव साइट बोला है। तो एक्टिव साइट वो पॉकेट है, वो क्रिवाइसिस शब्द का क्या मतलब होता? गड्ढा। जैसे कभी आप क्या करो, कभी आप एक स्मूथ सरफेस देखो और एक रफ सरफेस देखो, तो रफ सरफेस पर आपको ऐसा लगेगा छोटे छोटे गड्ढे बने हुए। ऐसे ही छोटे छोटे गड्ढों को हम क्या बोलते हैं? क्रिवाइस बोलते हैं। ठीक है, तो क्रिवाइस या पॉकेट बन गई है, सबस्ट्रेट रिएक्टेंट वहां बाइंड करता है। किसी, जैसे मान लो अब मैंने इसको ऐसा दिखा दिया, सुनना ध्यान से, मैंने इस एंजाइम को कुछ इस तरीके का दिखा दिया ऐसा। ये बहुत सारी पॉकेट में से ये वाली पॉकेट जो है ये एक्टिव साइट है। देखो, ये वाली पॉकेट एक्टिव साइट है। इस एक्टिव साइट पर कुछ आर ग्रुप होंगे जो रिएक्शन में हेल्प करेंगे, और इसकी अपनी एक शेप बन गई है। देख रहे हो, इसकी अपनी एक शेप बन गई है। तो एक्टिव साइट क्या होती है बेटा? एक पॉकेट होती है, इसकी अपनी एक फिक्स शेप होती है। क्या होती है? एक अपनी फिक्स शेप होती है। यस, इसका मतलब क्या होगा? ओनली पर्टिकुलर शेप का रिएक्टेंट बाइंड करेगा। पर्टिकुलर शेप का क्या करेगा? रिएक्टेंट यहां लग सकता है, रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट यहां लग सकता है। हर कोई नहीं लग सकता। मतलब रिएक्टेंट किसके हिसाब से लगेगा? शेप के हिसाब से, क्योंकि एक्टिव साइट की एक शेप होगी। तीसरी जरूरी बात, उस पर कुछ केमिकल ग्रुप होते हैं, सम केमिकल ग्रुप होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? केमिकल ग्रुप होते हैं जो हेल्प करते हैं किसमें? रिएक्शन में। तो आपने क्या सीखा? आपने कुछ कुछ पॉइंट सीखे। आपके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे, एंजाइम होता क्या है? ध्यान सुनेंगे, ध्यान सुनेंगे बेटा। एंजाइम क्या होता है? ध्यान से सुनेंगे बेटा। पहली स्लाइड एक तरीके से, दूसरी है मान लो। एंजाइम का मैं आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूं। एनसीईआरटी कहती है एंजाइम के स्ट्रक्चर को एक सिंगल लाइन से दिखा सकते हैं, लाइनों से दिखा सकते हैं। तो एंजाइम का ये 1 डिग्री स्ट्रक्चर, 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री स्ट्रक्चर। जब एंजाइम सही से फोल्ड हो जाता है तो उसके सरफेस पे काफी सारी पॉकेट्स बनती हैं। हर एक पॉकेट में से, मतलब कोई भी एक पॉकेट जो है वो एक्टिव साइट की तरह काम करती है। एक्टिव साइट क्या होती है? ये वो पॉकेट होती है जिसकी शेप फिक्स है। शेप अगर चेंज होगी तो एंजाइम काम नहीं करेगा। तो उस पॉकेट की शेप फिक्स है। दूसरा क्या है? उस पॉकेट पे कुछ ऐसे केमिकल ग्रुप होते हैं जिनसे रिएक्शन कराया जा सकता है, जिनकी मदद से रिएक्शन कराया जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है?
अब मेरे मन में पहला सवाल ये आता है, क्या सर एक से ज्यादा पॉकेट किसी एंजाइम पर काम करती हैं? करने को कर सकती हैं, पर नॉर्मली एक ही पॉकेट होती है जो हर बार काम करती है। मतलब क्या हुआ, जैसे मेरी बॉडी में एक सेल है, उसके अंदर एक एंजाइम बना हेक्सोकाइनेस, उसमें जो पॉकेट बनी है वही पॉकेट आपके सेल में बनेगी, वही पॉकेट आपके घर के बाहर नीम के पेड़ के सेल में बनेगी, और वही पॉकेट तुम्हारे आसपास बैक्टीरिया होगा वहां बनेगी। इसका मतलब यह है कि जब कोई एंजाइम फोल्ड होता है तो वो इतना स्पेशल तरीके से फोल्ड होता है, हर बार वो उसी तरीके की शेप बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो इस एंजाइम को मैंने जब भी फोल्ड किया, इसी तरह की शेप में फोल्ड किया, हर बार ऐसा फोल्ड किया। अगर हर बार ऐसा फोल्ड किया तो वो पॉकेट बनेगी, नहीं तो वो पॉकेट नहीं बनेगी। तो एक्टिव साइट क्या होता है? एक्टिव साइट एक ऐसी पॉकेट होती है एंजाइम की सतह पर और सरफेस पे होनी चाहिए, क्योंकि एंजाइम पानी में घुला हुआ है और सबस्ट्रेट भी पानी में घुल कर आता है। आप C4 साइकिल पढ़ रहे थे आप लोग, याद करो C4 साइकिल में मैंने कहा था H2O प्लस CO2 से H2CO3 बनेगा, जो जाकर पैपकेज से रिएक्ट करता है। मैंने ऐसी बात क्यों करी थी? क्योंकि बिना पानी में घुले कोई चीज जल्दी से रिएक्ट ही नहीं करेगी एंजाइम से। तो एंजाइम के सरफेस पे पॉकेट होती है, एक से ज्यादा पॉकेट होती हैं, पर नॉर्मली एक ही पॉकेट काम करती है। उस पॉकेट की अपनी एक शेप होती है और उस पॉकेट पे अपने कुछ केमिकल ग्रुप होते हैं ताकि वो रिएक्शन करा सके। अगर किसी सबस्ट्रेट को फिट होना है, अगर किसी सबस्ट्रेट को फिट होना है तो उसकी शेप होनी चाहिए इस पॉकेट के अनुसार, नहीं तो फिट नहीं होगा। इसका मतलब एंजाइम की अपनी एक शेप होती है। कोई भी ऐसी चीज जो इस एंजाइम की शेप बिगाड़ दे, वो पॉकेट की शेप बिगाड़ देगा। इसीलिए कहते हैं एंजाइम खराब हो गया। जैसे टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, ये जो एंजाइम की फाइनल फोल्डिंग बनी है, ये फाइनल शेप जो होती है, ये बैलेंस होता है बहुत सारी फोर्सेस का। कौन सी फोर्स? सर आयनिक फोर्स है, वंडरवॉल है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनका बैलेंस है। तो हम ये कह सकते हैं बेटा, हम ये कह सकते हैं कि एंजाइम की जो फाइनल शेप होती है, फाइनल शेप इज रिजल्ट ऑफ बैलेंस, रिजल्ट ऑफ बैलेंस ऑफ फोर्सेस। बैलेंस किसका? फोर्सेस का। कौन सी फोर्सेस? आयनिक, है ना, वंडरवॉल, हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडरवॉल, हाइड्रोजन बॉन्ड, और क्या था? डाइसल्फाइड ब्रिज। ये सब जो है इन 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 इनका मेरे पास एक बैलेंस है। कोई भी ऐसी चीज जो बैलेंस बिगाड़ दे, फॉर एग्जांपल अभी ये एंजाइम जो है pH 6 पे बढ़िया काम कर रहा है, आपने pH 2 दे दी, क्या फर्क पड़ेगा? pH 2 देने से वो बैलेंस खराब हो जाएगा फोर्सेस का, उससे एंजाइम की शेप खराब हो जाएगी और उस पॉकेट की शेप खराब हो जाएगी जिस पर सबस्ट्रेट को लगना है, रिएक्टेंट को लगना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एक एंजाइम पर एक ही मतलब एक एंजाइम पे बहुत सारी पॉकेट्स होती हैं, कोई एक पॉकेट एक्टिव साइट की तरह काम करती है। बताइए। यस, वंडरवॉल बेटा नॉर्मल अट्रैक्शन है फोर्स का। मोहम्मद सामी बच्चे आपको क्या नहीं समझ में आया लिखो, नो लिखोगे तो आसपास कोई है जो डंडे से आपकी पिटाई कर सके। नो का मतलब है मैं पूरा टॉपिक दोबारा पढ़ाऊं, है ना, इस बात पे आपकी पिटाई होनी चाहिए। एंजाइम 4 डिग्री बना सकता है, बना सकता है। एक बार फिर रिपीट करेंगे जिन बच्चों को नहीं आया। एंजाइम का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर 3 डिग्री स्ट्रक्चर होता है जो पानी में घुलता है। एंजाइम का एक फाइनल फोल्डिंग बनती है, उस फाइनल फोल्डिंग में काफी सारी पॉकेट्स बनती हैं, उनमें से कोई एक पॉकेट ही एक्टिव साइट की तरह काम करती है और वो पॉकेट की अपनी एक शेप होती है और उस पर कुछ ग्रुप होते हैं केमिकल जो रिएक्शन में मदद करते हैं। सवाल ये है, क्या एक एंजाइम पे 100 पॉकेट हो सकती हो? उनमें से कोई एक ही पॉकेट उसको हेल्प करती है एक पर्टिकुलर रिएक्शन में, उसकी शेप के अनुसार रिएक्टेंट की और सबस्ट्रेट की शेप होती है। यदि किसी एंजाइम की शेप खराब हो जाए, शेप खराब होने से बैलेंस खराब हो जाता है फोर्सेस का। अब ये फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं? वंडरवॉल होगी, आयनिक हो गया, हाइड्रोफोबिक हो गई, डाइसल्फाइड ब्रिज हो गया। इनका बैलेंस कैसे खराब हो सकता है? टेम्परेचर बढ़ाने से खराब हो सकता है, पीएच चेंज करने से खराब हो सकता है। तो एंजाइम की शेप खराब हो जाएगी और एंजाइम काम नहीं करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? यस 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 यस, हाँ, यस। अब आप लिख लो, ये स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम है।
ये स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। अभी तक मैंने 3 स्लाइड पढ़ाई है, मैंने एंजाइम के लिए बेसिक सी बातें बताई हैं, फिर मैंने इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट को एंजाइम से कंपेयर किया है, फिर मैंने बताया कि एंजाइम की क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या चीज होती है, कौन सी चीजें इसकी शेप बिगाड़ सकती है। नोट, चेंज इन पीएच एंड टेम्परेचर अगर क्या करेगा, चेंज करेगा शेप एंड ऑल्सो शेप ऑफ पॉकेट, शेप ऑफ पॉकेट जो एक्टिव साइट है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या 1 डिग्री स्ट्रक्चर जो है एंजाइम का उस पर एक्टिव साइट होगी अगर 3 डिग्री पे नहीं होगी, 2 डिग्री पर भी नहीं होगी? क्योंकि जब तक 3 डिग्री स्ट्रक्चर नहीं बनेगा फाइनल फोल्ड होके, जैसे आप समझो ध्यान से, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि मान लो यहां पर कोई अमीनो एसिड है, एक अमीनो एसिड यहां पर, जब फाइनल फोल्डिंग हो रही है तो ये वाला अमीनो एसिड जो यहां है और यहां पास आ गया, अब उसने एक क्रिवाइस बना लिया, तो इसका मतलब ये 15 नंबर का अमीनो एसिड है, ये 700 नंबर का, ये दोनों पास आ गए और इसने एक एक्टिव साइट बना ली। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक फाइनल फोल्डिंग सही से नहीं होती एंजाइम काम करेगा ही नहीं। यस यस यस। एक बच्चा पूछ रहा है सर प्रेशर भी इफेक्ट करता है? तेरी बॉडी में प्रेशर नहीं बदलता, या नेचुरल सिस्टम में प्रेशर इतनी आसानी से नहीं बदलता, पीएच और टेम्परेचर बदलता है। कौन सी ऐसी जगह है जहां प्रेशर बदलता है, बता। कौन सी ऐसी जगह है जहां प्रेशर बदलता है? जब तू ओशियन में बहुत डीप चला जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा, वहां पर एंजाइम प्रेशर से खराब हो जाते हैं। यस यस यस। ठीक है, चलें आगे, चलें चलें चलें। डीप ओशन में एंजाइम नहीं होता, नहीं बेटा, वहां पे कोई ना कोई एडेप्टेशन होती है ताकि सर्व, जैसे हम बोला ना हमने, हाई टेम्परेचर पे एंजाइम खराब हो जाएगा, पर हमारे पास कुछ थर्मोस्टेबल एंजाइम होते हैं, ऐसे ही हमारे पास डीप डीप सी में भी कुछ होता है। यस यस, आ जाओ। अब आगे आ रहे हैं बेटा, हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ चेंजेस एंजाइम कौन से करता है। हमने एक्टिव साइट की बात करी है, हमने कहा है कि एंजाइम की सरफेस पर क्या होता है, हमने पढ़ा है। आप यहां तक लिख लिया कि नहीं लिख लिया बताओ? अरे ये लिख लिया, पहले बताओ, जल्दी करो बेटा, जिन्होंने नहीं लिखा, जिन्होंने नहीं लिखा जल्दी लिखो, जल्दी लिखो बेटा। ठीक है, नहीं लिखा तो लिखो जल्दी। लिख लिया बेटा? चलिए लिख लिया, चलो आगे चलते हैं। अब अगला सुन ध्यान से। अब मैं तेरे से कह रहा हूं कि किस तरह के चेंजेस एंजाइम करता है। सबसे पहले मुझे बता कि हमारे पास, आपको यह समझ में आ रहा है कि सबस्ट्रेट जो है, सबस्ट्रेट जिसको आप रिएक्टेंट कहते हो, जिसको आप क्या कहते हो, रिएक्टेंट कहते हो, वो कहां बाइंड करता है बताना? वो बाइंड करता है कहां पर? बाइंड ऑन एक्टिव साइट। कहां बाइंड करता है? एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम पर मेरे पास कौन बाइंड करता है? मेरे पास कौन बाइंड करता है? सबस्ट्रेट बाइंड करता है, रिएक्टेंट बाइंड करता है। यहां तक मुझे लग रहा है आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर? अब मैं ये कह रहा हूं कि एक्टिव साइट जो है वो सबस्ट्रेट में बदलाव करती है। एक्टिव साइट क्या करती है? चेंज करती है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में। सबस्ट्रेट को किसमें चेंज करती है? प्रोडक्ट में चेंज करती है। यस। अब हम आपसे ये कह रहे हैं बेटा, चेंज दो तरह के होते हैं, बदलाव दो तरह के होते हैं।
एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। बहुत ध्यान से सुनना आपको जो मैं बता रहा हूं। चेंज दो तरीके के होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब होता है, फिजिकल चेंज का मतलब है या तो चेंज इन शेप हो, चेंज इन शेप हो, यस, या तो शेप चेंज हो जाए किसी चीज की। जैसे मान लो किसी चीज की ये शेप है, ऐसी शेप है, और उसकी शेप बदल के ये हो जाए, ये फिजिकल चेंज कहलाएगा। या हम बोलेंगे कि भाई मान लो गैस से लिक्विड हो जाए, चेंज इन फेज हो जाए। चेंज क्या हो जाए? फेज में। मतलब क्या हुआ? कोई चीज जो है वो मान लो सॉलिड थी, कोई चीज सॉलिड थी, वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गई? लिक्विड में। इनको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज बोलते हैं। ऐसे ही मेरे पास केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज में ओल्ड बॉन्ड तोड़े जाते हैं, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड बनाए जाते हैं। नए बॉन्ड मतलब केमिकल बॉन्ड, नए बॉन्ड मतलब केमिकल बॉन्ड, है ना, फॉर्मेशन अकर, ऐसा होता है। उसको कहते हैं बेटा, उसको कहते हैं हमारे पास क्या? केमिकल चेंज। आपको एक बात सीखनी है, आपको यह सीखना है कि यार देखो ये हमारे पास एंजाइम है जिसमें कई क्रिवाइस हो सकते थे, पर ये वाला जो क्रिवाइस है इसको हमने एक्टिव साइट बोला है ना। कई क्रिवाइस थे, ये वाला क्रिवाइस जो है, इस वाले क्रिवाइस को हमने एक्टिव साइट बोला है। ये वाला जो एक्टिव साइट है, यहां पर ये सबस्ट्रेट आकर फिट हो जाएगा, यहां पर सबस्ट्रेट आकर फिट हो जाएगा। ये सबस्ट्रेट है जो यहां आकर ऐसे फिट हो जाएगा। आपको समझ में आ रही है? तो जो सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट बिकॉज ऑफ शेप यहां पर आकर फिट हो जाएगा। उसके बाद उसमें जो चेंजेस होंगे, समझना ध्यान से, उसके बाद उसमें जो चेंजेस होंगे हमारे पास जो चेंजेस होंगे, एंजाइम में चेंज नहीं होंगे। चेंजेस कहां होंगे बेटा? सबस्ट्रेट में होंगे। तो जो सबस्ट्रेट में चेंजेस होंगे वो इसमें कन्वर्ट हो गया, ये इसको प्रोडक्ट कह रहे हैं। इसको क्या कह रहे हैं? प्रोडक्ट कह रहे हैं। तो ये जो प्रोडक्ट बना, इसमें एक तो शेप चेंज हो गई। अगर शेप चेंज हुई है तो कौन सा चेंज हो गया? फिजिकल चेंज हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और उसके साथ साथ वो क्या है? नाउ न्यू बॉन्ड बन चुके हैं। ओल्ड बॉन्ड टूट चुके हैं तो क्या बन गए? न्यू बॉन्ड बन चुके हैं। तो जब न्यू बॉन्ड बने हैं तो उसको अपने क्या बोल रहे हैं? केमिकल चेंज बोल रहे हैं। उसको अपने क्या बोल रहे हैं? केमिकल चेंज बोल रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो यदि आपको कोई नीट में क्वेश्चन दे दे, नीट में क्वेश्चन दे दे, एंजाइम एक्टिव साइट कैन परफॉर्म ए फिजिकल चेंज, बी केमिकल चेंज, सी चेंज इन शेप, डी ऑल। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? ये लिखोगे और मैं क्या दूंगा? विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। ए substrate and product can be chemically same, B substrate, मैं ऐसा क्वेश्चन दूंगा, and product can be physically same, C substrate and product present on active site, D
आवाज? हाँ भाई, अब आ रही है? अब आ रही है आवाज? हाँ, आवाज तो आने लग रही होगी अब जीवन में। हाँ, तो इसका तो आंसर डी आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। एक्टिव साइट कैन परफॉर्म फिजिकल केमिकल चेंज इन शेप, यस, विच इज ट्रू। सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट केमिकली सेम हो सकते नहीं हो सकते, क्योंकि केमिकल और फिजिकल चेंज दोनों हुआ है। सबस्ट्रेट मल्टीपल एक्टिव साइट पे ही बाइंड नहीं करेगा, उस पर बाइंड करेगा, एक सिंगल एक्टिव साइट होगी वहां बाइंड करेगा। तो दोनों में डी आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है? डी आ रहा है, यस, दोनों में डी आ रहा है। क्वेश्चन समझो? यस, यस, दोनों में डी आ रहा है, यस, यस। तो आपको ये बात समझ में आई कि एंजाइम कैसे काम करता है, क्या चेंजेस करता है। एनसीईआरटी ने केमिकल रिएक्शन लिख रखा है बेरियम हाइड्रोक्साइड का, वो सब नहीं करना। जैसे एनसीईआरटी ने इसका एक एग्जांपल भी दिया है। एग्जांपल जो दिया है ना, एनसीईआरटी ने दिया है हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। एग्जांपल दिया है हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च में उन्होंने क्या लिखा होगा, देखो। सबसे पहले आप समझो स्टार्च क्या होता है। स्टार्च क्या होता है बेटा? ग्लूकोज की चेन होती है ऐसे, ग्लूकोज की इस तरीके की चेन होती है ऐसी, इस तरीके की चेन होती है ग्लूकोज की। कौन? स्टार्च। ऐसी चेन होती है, ऐसी। अब स्टार्च जो है ग्लूकोज की चेन है, देखो बेटा, स्टार्च जो है वो ऐसे ग्लूकोज की चेन होती है, इस तरीके से ग्लूकोज की चेन होती है। ये जो डॉट है ये सारे ग्लूकोज हैं, आप समझो। तो ग्लूकोज की चेन होती है मेरे पास स्टार्च, ये ग्लूकोज की चेन है। और जब मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करूंगा, तो हाइड्रोलिसिस के लिए मुझे कौन सा एंजाइम चाहिए? एमाइलेज। एमाइलेज चाहिए। और उसने ग्लूकोज अलग अलग कर दिया, बॉन्ड तोड़ दिए, ग्लूकोज अलग अलग कर दिया। तो ये था स्टार्च, ये ग्लूकोज है। तो क्या ग्लूकोज और स्टार्च की फिजिकल और केमिकली अलग अलग है? हाँ, बिल्कुल अलग है। स्टार्च और ग्लूकोज क्या है? क्या है भाई? आप ये समझो कि स्टार्च एंड ग्लूकोज कैसे अलग हैं? डिफरेंट है फिजिकली और केमिकली दोनों, डिफरेंट है केमिकली एंड फिजिकली दोनों। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? केमिकली और फिजिकली डिफरेंट है दोनों, केमिकली फिजिकली बोथ, दोनों तरीके से डिफरेंट है। क्लियर है? नोट करेंगे जहां इसको। यस सर, सेकंड क्वेश्चन क्यों नहीं समझा? क्यों नहीं समझा? क्योंकि तुझे समझ नहीं आई बात। मैंने तेरे को ये समझाया है कि जब केमिकल, जब जब कोई भी एंजाइम रिएक्शन कराता है, तो वो केमिकल और फिजिकल चेंजेस दोनों करता है। रिएक्शन में टेक रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व होता है? रिएक्टेंट, जिसे सबस्ट्रेट कहते हैं। उससे बनता क्या है? प्रोडक्ट। तो अगर केमिकल फिजिकल चेंज कराया, तो क्या केमिकली और फिजिकली सेम हो सकता? नहीं हो सकता। तीसरा क्यों गलत है? एक एंजाइम पे एक से ज्यादा एक्टिव साइट होंगी नहीं। तो नो चेंज इन एंजाइम ड्यूरिंग रिएक्शन। यस और नो? यस और नो? अब समझ में आ गया? सेकंड वाले में बता तो दिया गगन चौरसिया कि एक एंजाइम पे बहुत सारी एक्टिव साइट नहीं होती है। यस। अब बनाओ जल्दी से, आगे चल रहे हैं, लिख लो, आगे चल रहे हैं।
हो गया? हो गया बेटा? यस। हाँ बेटा, रिएक्शन एंजाइम कभी भी चेंज नहीं करता कुछ अपना, थोड़ा बहुत चेंज करता है पर ऐसा चेंज नहीं होता है, इसलिए फोर्थ आंसर है ये वाला, लिख लो। हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च क्या है? एग्जांपल है किसका? एंजाइम वाले का। तो स्टार्च पर कौन काम किया? ये एंजाइम है एमाइलेज, उसने ग्लूकोज बना दिया। तो किस किस तरह का चेंज हुआ है? केमिकल और फिजिकल दोनों तरह का चेंज हुआ है। अब हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं कि एंजाइम के क्या फीचर होते हैं, है ना? एंजाइम के क्या फीचर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे एंजाइम का, ठीक है। यस, एंजाइम के फीचर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एंजाइम के कुछ फीचर पढ़ना जल्दी। यहां तक अगर लिख लिया हो तो बताओ, मैं आगे चलूंगा फटाफट से। यहां तक लिख लो बेटा, जल्दी से, जल्दी करेंगे सब लोग। यस, हाँ, स्टार्च सबस्ट्रेट है और ये प्रोडक्ट है। कौन प्रोडक्ट है? ग्लूकोज प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट, और इसमें आप देखो केमिकली और फिजिकली ये अलग अलग है। यस, केमिकली और फिजिकली अलग अलग है। आगे आ जाइए, हम लोग फीचर्स ऑफ एंजाइम की बात कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। बेटा फेज ऑफ सबस्ट्रेट का मतलब है ये गैस लिक्विड में बदल गया। एंजाइम नॉर्मली शेप चेंज करता है। देखो मैंने क्या पढ़ा है, मेरी बात सुनो ध्यान से। हमने पढ़ा है कि आपको ये समझना पड़ेगा फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। फिजिकल चेंज का मतलब अगर किसी चीज की आप शेप बदल दो या उसका फेज बदल दो, लिक्विड से गैस बन जाए, गैस से सॉलिड बन जाए, वो फेज चेंज है, वो फिजिकल चेंज है। अगर कोई नया बॉन्ड बन रहा है या बॉन्ड टूट रहा है, उसे केमिकल चेंज कहते हैं। तो जब हम बात करते हैं केमिकल चेंज की, तो एंजाइम कौन सा चेंज कराता है? फिजिकल केमिकल दोनों कराता है। फिजिकल में मेनली शेप चेंज करता है ना? फेस जनरली एंजाइम चेंज नहीं करते। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लिख लो, जिसका रह गया था लिख लो जल्दी से। यस, लिख लो बेटा। तो एंजाइम दो तरह के चेंज करता है, फिजिकल और केमिकल। यस, फिजिकल और केमिकल चेंज करता है। चलिए चालू करते हैं बेटा, आ जाओ। अब हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? एंजाइम के कुछ फीचर पढ़ रहे हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। एंजाइम्स क्या होती हैं? प्रोटीन होती हैं, ठीक है। दूसरा, एंजाइम्स क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं। पहले इस बात को समझो, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ाते हैं आप समझो। अगर मेरे पास कोई चीज सबस्ट्रेट है, एस का मतलब होता है सबस्ट्रेट, एस का मतलब मेरे पास क्या है? सबस्ट्रेट है। और पी का मतलब मेरे पास क्या है? प्रोडक्ट है। यस, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। एंजाइम कैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है? सबस्ट्रेट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। यस, शुरुआत में मान लो ये चीज 0 है, तो सॉरी ये चीज 100 है और ये चीज 0 है। तो आपको पता है कि एंजाइम क्या करता है बेटा? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बनाने का क्या करता है? स्पीड बढ़ाता है। यस, क्या बढ़ाता है? स्पीड बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? कि एंजाइम क्या करता है? इंक्रीज करता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस। किसका डिसअपियरेंस? डिसअपियरेंस ऑफ सबस्ट्रेट। कि सबस्ट्रेट कितनी स्पीड से कम हो रहा है, या इंक्रीज करता है क्या? रेट ऑफ अपीयरेंस किसकी? प्रोडक्ट की।
है ना, कितनी स्पीड से प्रोडक्ट बन रहा है। शुरुआत में मान लो ये 100 है, ये 0 है, कुछ टाइम के बाद ये 80 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, किस रेट से सबस्ट्रेट, अब देखो मान लो मैंने टोटल टाइम ले लिया 2 मिनट, तो रेट मतलब स्पीड कितनी आएगी, यहां 20 का डिफरेंस है, यहां 20 का है, तो 20/2 करके ऐसे करके निकाल रहे हैं। तो एंजाइम क्या करता है, इस रेट को बढ़ा देता है, स्पीड को बढ़ा देता है कि स्पीड से प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है किसमें, उसमें, और एंजाइम रिएक्शन में यूज भी नहीं होता। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम कहते हैं टर्नओवर नंबर। ये क्या होता है इसको समझना है। टर्नओवर नंबर क्या होता है बेटा, टर्नओवर नंबर होता है कि नंबर ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बाय सिंगल एंजाइम, ठीक है, बाय सिंगल एंजाइम। तो नंबर ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बाय सिंगल एंजाइम, है ना, इन यूनिट टाइम, किसी टाइम की बात कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताना, ध्यान सुनेंगे। जैसे मान लो आपके पास कोई बहुत बड़ी चीज है खाने की, 5 लोग मिलके खा रहे हैं, ठीक है, वहां टर्नओवर नंबर नहीं निकलेगा। एक सिंगल आप हो, आपने आज खाई 2 रोटियां 1 मिनट में, कल खाई 5 रोटियां 1 मिनट में। तो एक्चुअल में क्या होता है, टर्नओवर नंबर एक सिंगल पर्सन के लिए निकलता है ना। ऐसे ही क्या होता है, एंजाइम के लिए निकालते हैं, सिंगल एंजाइम के लिए। सिंगल एंजाइम क्या है, कितना सबस्ट्रेट कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में पर यूनिट टाइम में, उसे टर्नओवर नंबर कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि मेरे पास ये एंजाइम है, क्योंकि एंजाइम यूज नहीं होता, वो कितने सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है किसमें, कितने प्रोडक्ट में पर यूनिट टाइम में, उसे टर्नओवर नंबर कहते हैं। एग्जांपल के लिए हमारे पास एक एंजाइम, एक रिएक्शन होता है जिसमें H2O प्लस CO2 कन्वर्ट होता है H2CO3, कार्बोनिक एसिड बनाता है। बिना एंजाइम के, विदाउट एंजाइम, ये रिएक्शन किस स्पीड से होता है मैं बता देता हूं। 200 मॉलिक्यूल बनते हैं 1 घंटे में, 200 मॉलिक्यूल 1 घंटे में बनते हैं। लेकिन अगर मैं यहां पर इस रिएक्शन में क्या लगा दूं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज लगा दूं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एंजाइम लगा दूं, जो आपके आरबीसी में होता है, वो क्या करता है बेटा, वो बनाता है 6 लाख, कितने, 6 लाख पर सेकंड, 1 सेकंड में 6 लाख H2CO3 बना देता है। 1 मिनट में कितने बनाएगा भाई, 1 मिनट को निकालने के लिए 60 से 360 लाख, 36 मिलियन। एनसीईआरटी कहती है कि रेट इंक्रीज हो गया, रेट इंक्रीज बाई 10 मिलियन टाइम रेट बढ़ गया। तो टर्नओवर नंबर क्या होता है, एक सिंगल एंजाइम का होता है कि वो कितने सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है 1 यूनिट टाइम में। हमने देखा है कि H2O प्लस CO2 H2CO3 क्या नेचुरली बनता है, ओशियन में बनता तो है। आपको शायद पता नहीं है बेटा, ओशियन के अंदर बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड यूज होके कार्बोनिक एसिड से कार्बोनेट बनाते हैं, शेल्स बनते हैं। वो बहुत स्लो स्लो होता रहता है, लेकिन आरबीसी के अंदर बहुत फास्ट रिएक्शन कराना है, उसके लिए मुझे एंजाइम चाहिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जिसका हाईएस्ट टर्नओवर नंबर है। हाईएस्ट क्या है बेटा, हाईएस्ट टर्नओवर नंबर होता है, हाईएस्ट टर्नओवर नंबर किसका है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज का। कितना है, 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड बनाता है, जो 10 मिलियन टाइम है विदाउट एंजाइम के। क्लियर है, टर्नओवर नंबर समझ में आ गया, जल्दी बताओ बेटा। बहुत ज्यादा है, इसीलिए कहते हैं कि कुछ रिएक्शन बिना एंजाइम के नहीं होते, वो इतने स्लो हो रहे होते हैं ना के बराबर है। यस, ठीक है, यस। एंजाइम बेटा नॉर्मली इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता नहीं है, ऐसे कोई रिएक्शन के रेट को डिक्रीज नहीं करता है। कैटलिस्ट दोनों डायरेक्शन में काम कर सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कैटलिस्ट दोनों होता है।
लिख लिया बेटा, लिख लिया, लिख लो जल्दी से। तो हमने कुछ फीचर्स पढ़ रहे हैं एंजाइम के, प्रोटीन होता है, एंजाइम रिएक्शन की रेट बढ़ाता है ना, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको, 80-100 की जरूरत नहीं है ना, क्लियर है? यस, ठीक है। एंजाइम क्या है? रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देता है। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि स्पेसिफिसिटी क्या होती है, सिलेक्टिविटी क्या होती है, एक बार लिख लो ताकि अच्छा। बेटा हमारी बॉडी में नेगेटिव कैटलिस्ट नहीं होते बच्चे, अगर आप ध्यान से देखो कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, अगर आप एंजाइम के आसपास सोचो, आपको क्या समझ में आ रहा है? एंजाइम एक फोल्डेड स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर एक शेप होती है, वो एक गड्ढा है, उस पर सबस्ट्रेट लग सकता है, कुछ चेंजेस होंगे। चेंजेस दो तरह के होते हैं, फिजिकल केमिकल, ये दोनों तरह के चेंज कर सकता है। यस, फिजिकल और केमिकल दोनों तरह के चेंज कर सकता है। अब हम एंजाइम के कुछ बारे में पढ़ रहे हैं कि एंजाइम क्या होता है। प्रोटीन है, रेट बढ़ाता है, टर्नओवर नंबर, मतलब एंजाइम देखो कितनी तेजी से स्पीड बढ़ा सकता है। अब हम दो दो पॉइंट और पढ़ेंगे एंजाइम को लेके, एक है स्पेसिफिसिटी और एक है सिलेक्टिविटी, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्लियर है? इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, आपने लिख लिया होगा। हम एक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, इसको कह रहे हैं स्पेसिफिसिटी। क्या होता है जरा समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, ये दो सेम एंजाइम है, ये मेरे पास दो सेम एंजाइम है। अब मुझे एक चीज बताओ, सबस्ट्रेट जो है, ये वाली चीज यहां बाइंड कर सकती है, आप समझो ध्यान से, ये वाला एंजाइम यहां बाइंड कर, सॉरी ये सबस्ट्रेट यहां लग सकता है, फिट हो रहा है, लेकिन ये फिट नहीं हो रहा है यहां पे, है ना? तो आपको ये समझना पड़ेगा, हमारे पास क्या है, फॉर एवरी रिएक्शन, हर रिएक्शन के लिए हमारे पास स्पेसिफिक एंजाइम होता है। स्पेसिफिक का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है, अलग एंजाइम होता है। अब यहां पर आपको एक बात सोचनी है कि हर रिएक्शन के लिए एक अलग एंजाइम होता है। अब ये एंजाइम है और ये एंजाइम है, दो मतलब ये एंजाइम है, ये एंजाइम है, ये दोनों एंजाइम है ना? इस पे ये वाला फिट हो जाएगा, ये फिट नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है, कौन स्पेसिफिक होती है? एंजाइम की एक्टिव साइट जो होती है, उसकी शेप स्पेसिफिक होती है, किसको लेके? स्पेसिफिक फॉर द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। यस और नो? फॉर द शेप ऑफ सबस्ट्रेट, क्योंकि सबस्ट्रेट ही उसमें फिट हो सकता है, कोई और नहीं। मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं बेटा, अगर आप ध्यान से देखो, इनसाइड सेल हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम है, लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम, या मैं बोल सकता हूं लार्ज नंबर के क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पर। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि मेरे पास मान लो एक एंजाइम ये है, ठीक है, एक एंजाइम ये है और एक एंजाइम ये है। आप समझना ध्यान से, इस एंजाइम से का सबस्ट्रेट ये है, इस एंजाइम का प्रोडक्ट ये है, समझना, क्लियर है? अब इस एंजाइम का प्रोडक्ट ये है और इस एंजाइम का प्रोडक्ट ये है। आप समझो मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं मेरे पास ये तीन एंजाइम है, तीनों एंजाइम के नाम लिख देता हूं। ये एंजाइम E1 है, ये एंजाइम E2 है, ये एंजाइम E3 है। हम किसी सेल के अंदर बैठे हुए हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये जो सबस्ट्रेट है, ये इसमें फिट हो सकता है। आपको समझ में आ रहा है? ये इसमें फिट हो सकता है सबस्ट्रेट। जब ये इसमें फिट हो रहा है, ये सबस्ट्रेट है, तो इसने बना दिया है ये प्रोडक्ट, P1 कहते हैं। ये P1 जो है, वो इस एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट का काम कर सकता है। आप समझ रहे हो? ये काम कर सकता है इसके लिए सबस्ट्रेट का। अब इसने क्या बना दिया है? इसने प्रोडक्ट बना दिया है P2, इसने प्रोडक्ट बना दिया है P2, इसने प्रोडक्ट बना दिया है P2। तो हमारे पास यहां पर प्रोडक्ट आ गया है P2। आप समझो, यहां पर प्रोडक्ट आ गया है, आप समझ रहे हो? इसने प्रोडक्ट बना दिया है P2। अब ये P2 इसके लिए रिएक्टेंट है, आप समझो, इसके लिए रिएक्टेंट है, और फिर ये बना रहा है क्या? प्रोडक्ट बना रहा है P3। मैं सिर्फ आपको यह समझा रहा हूं, सेल के अंदर कोई आदमी नहीं बैठा है जिसने कहना है कि इस एंजाइम का ये सबस्ट्रेट है, इसका ये है।
एक्चुअल में क्या होता है कि अगर बहुत सारे एंजाइम है बहुत सारे एंजाइम है, हम यहां पर लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ वन एंजाइम, प्रोडक्ट ऑफ वन एंजाइम क्या है? सबस्ट्रेट फॉर अदर है। सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट फॉर अदर है, वो दूसरे के लिए क्या है? सबस्ट्रेट है। समझो इसे। जाओ एक मिनट। समझो मैं क्या समझा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं बेटा कि ये एंजाइम E1 है, इसका ये सबस्ट्रेट है, इससे ये प्रोडक्ट बन गया। अब ये इस एंजाइम के लिए ये प्रोडक्ट सबस्ट्रेट है, फिर इस एंजाइम के लिए ये प्रोडक्ट सबस्ट्रेट है। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं कि अगर एंजाइम स्पेसिफिक नहीं होगा तो क्या होगा? सेल के अंदर कोई बैठा थोड़ी है, कौन कराएगा रिएक्शन? अपने आप होना चाहिए। तो एक रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरे रिएक्शन का सबस्ट्रेट है, चीजें आपस में तभी जुड़ पाएंगी, एक मेटाबॉलिक पाथवे बन पाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? दिख नहीं रहा सुशांता बेटा? क्या नहीं दिख रहा बता। अब क्या नहीं दिख रहा? यहां पे मैं क्या समझा रहा हूं तेरे को समझ ही नहीं आ रही है। मैं ये कह रहा हूं बेटा, इस एंजाइम का ये सबस्ट्रेट है, यहां जुड़ गया, इसने ये प्रोडक्ट बनाया। अब ये प्रोडक्ट इस एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है, फिर इसने ये प्रोडक्ट बनाया, ये प्रोडक्ट इस एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है। अब इसने ये प्रोडक्ट बना दिया। तो अगर अगर शेप नहीं होगी तो कैसे चलेगा सेल के अंदर? पॉसिबल नहीं है। अब एक और होता है बेटा फीचर, जिसे हम सिलेक्टिविटी कहते हैं। सुनना ध्यान से, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो इतने सारे दिन से, आपको बहुत सारे रिएक्शन पढ़े होंगे। आपने पढ़ा होगा कि जब ये केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो ये मेजर और ये माइनर प्रोडक्ट बनता है। एंजाइम के साथ ऐसा कुछ नहीं है। एक एंजाइम एक प्रोडक्ट बनाता है, सिंपल, खत्म। उसके बाद कुछ और नहीं बनाएगा। रीजन क्यों? क्योंकि फिर चीजें आपस में सही से चल नहीं पाएंगी। तो हमारे पास क्या होता है, एंजाइम क्या करता है? एंजाइम कैन सिलेक्ट वन प्रोडक्ट आउट ऑफ वेरियस पॉसिबिलिटी। ठीक है, एंजाइम सिलेक्ट कर सकता है एक प्रोडक्ट, ध्यान सुनेंगे, एंजाइम कैन सिलेक्ट वन प्रोडक्ट आउट ऑफ वेरियस पॉसिबिलिटी। काफी सारी पॉसिबिलिटीज में से एंजाइम कोई एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकता है, कोई एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकता है वेरियस पॉसिबिलिटीज में से। कैसे? मैं आपको समझाता हूं। आपने एक ग्लाइकोलिसिस का एक प्रोडक्ट है पाइरुवेट। पाइरुवेट कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। इससे मेरे पास 3 पॉसिबल प्रोडक्ट हैं जो आपने पढ़े हैं। एक आपने पढ़ा है एसिटाइल कोए, दूसरा आपने पढ़ा है लैक्टिक एसिड, तीसरा पॉसिबल प्रोडक्ट है एसिटल्डिहाइड, जो बाद में क्या बनाता है? इथेनॉल बनाता है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मान लो मैंने एक एंजाइम यूज किया पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। तो पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है, आप सोचना ध्यान से, क्या वो 80% एसिटाइल को 20% ये 20% ये या 10% ये बनाता? कभी नहीं बनाता। तो वो 100% एसिटाइल को ए बनाएगा। अब अगर मैंने एंजाइम लिया लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज लिया, तो वो सिर्फ क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड बनाएगा। और मैंने अगर पाइरुवेट डी कार्बोक्सिलेज लिया तो वो क्या बनाएगा? एसिटल्डिहाइड बनाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एंजाइम ने इन 3 पॉसिबिलिटी 1 2 3 में से एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करा दिया। इस एंजाइम ने ये करा दिया, इसने ये करा दिया, इसने ये करा दिया। इसको कहते हैं सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करना मतलब एक रिएक्टेंट से 3 प्रोडक्ट बन सकते थे, एंजाइम ने फिक्स कर दिया ये बनाओगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है,
बेटा वायरस के साथ एंजाइम कैसे रिएक्ट कर सकता है? वायरस एंजाइम से बड़ा होता है। यस, क्या यहां तक समझ में आया? ये वाला भाई, स्पेसिफिसिटी का मतलब उसकी शेप फिक्स होती है, सिलेक्टिविटी का मतलब बहुत पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट में से वो कोई एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करता है, और ये कौन डिसाइड करता है? एंजाइम डिसाइड करता है क्या बनाना है। इसको कहते हैं सिलेक्टिविटी। बनाइए जल्दी से। बेटा ये वाला रिपीट कर दे तो मेरी बात सुन ध्यान से, देख सुन। तुमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था, याद आ रहा है? ग्लूकोज से पाइरुवेट बना था, ठीक है। पाइरुवेट से 3 कंपाउंड बन सकते हैं, एसिटाइल कोए, लैक्टिक एसिड और एसिटल्डिहाइड। अब मान लो मैंने एंजाइम डाला पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेस, क्या वो तीनों बनाएगा? नहीं, एक बनाएगा। इसका मतलब उस एंजाइम ने 3 में से एक को सिलेक्ट कर लिया। इसको कहते हैं सिलेक्टिविटी। इसको हम क्या बोलते हैं? सिलेक्टिविटी कहते हैं। क्लियर है? इसको हम क्या बोलते हैं? सिलेक्टिविटी बोलते हैं। हो गया? जल्दी करो बेटा, हो गया? पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेस, लैक्टेट डी, अच्छा लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, कहां उल्टा है यार? तुझे कुछ आता ही नहीं है इसका मतलब। पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेस एसिटाइल कोई बनाता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस लैक्टिक एसिड बनाता है, पाइरुवेट डी कार्बोक्सिलेज क्या बनाता है? एसिटिल्डिहाइड। कुछ याद नहीं है फिर तुझे, उल्टा लिख रहा है। ये डी कार्बोक्सिलेज है, डिहाइड्रोजनेस है, कुछ याद नहीं है बेटा तेरे को। आगे चलेंगे, मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ाने जा रहा हूं एंजाइम का, जल्दी कर। एक बार दवाई खा लें थोड़ी सी, जल्दी कर। आज प्लांट किंगडम रिवाइज करेंगे पूरा, सब प्रकार का इल्लू पिल्लू टाइप का बच्चा वहां आ गया। 3 घंटे के आसपास में रिवाइज कर देंगे, 3 से कम ही लगाएंगे लगभग। लिख लिया? लिख लिया बेटा? यस। नहीं, कुछ पढ़ के नहीं आना है। आज काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट पढ़े हमने, अब एक पढ़ा रहा हूं वो, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। बेटा एंजाइम बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है, आपको समझ में आना चाहिए, आसानी से समझ में आ जाएगा, छोटा सा टॉपिक है। अब मैं उसको समझाने जा रहा हूं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंजाइम का समझाने जा रहा हूं। अगर आपने ये लिख लिया है तो मैं आगे चल रहा हूं। देखो चलो स्टार्ट करते हैं, एंजाइम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखते हैं। सबसे पहले एंजाइम को मैं कैपिटल ई से लिखूंगा, सबस्ट्रेट को लिखूंगा एस से, और प्रोडक्ट को मैं लिखूंगा पी से। प्रोडक्ट को किससे लिखूंगा? कैपिटल पी से। अब मैं आपको एंजाइम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझाने जा रहा हूं। अपने पास ये मस्त सा बीकर है, ये बीकर है, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हम कराएंगे, ठीक है। इसके अंदर हम क्या कराएंगे? केमिकल रिएक्शन कराएंगे, सही है, ठीक है। ध्यान से सुनना, आपको समझ में आएगा, मजा आएगा।
ये हमारे पास एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है। ठीक है, ये एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है। एक चीज हमेशा याद रखना, ये सबस्ट्रेट है बेटा। एक चीज हमेशा याद रखना कि सबस्ट्रेट का नंबर एंजाइम के नंबर से हमेशा ज्यादा होता है। मतलब ये हुआ कि सबस्ट्रेट का नंबर हमेशा एंजाइम से ज्यादा होता है। ये मेरे पास एंजाइम है, ये मेरे पास सबस्ट्रेट है। ठीक है, ये मेरे पास सबस्ट्रेट है। ध्यान से देखते हुए चलना। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, क्या इस सबस्ट्रेट की आंखें हैं, मूंछें हैं, बाल हैं? नहीं है। अब ये कौन से मीडियम में हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है किसमें? एक्वस मीडियम में। तो सबसे पहला पॉइंट, एंजाइम के जो रिएक्शंस होते हैं उसका मीडियम एक्वस होता है। मीडियम क्या होगा? एक्वस होगा। इसका मतलब सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट दोनों एक्वस मीडियम में होने चाहिए। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि सबस्ट्रेट की आंखें नहीं है, तो सबस्ट्रेट को एंजाइम मिलेगा कैसे? सबस्ट्रेट मूव करेगा, मूव टुवर्ड्स एंजाइम। कैसे? बाई, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफ्यूजन। कैसे मूव किया? डिफ्यूजन से मूव किया। मतलब क्या हुआ? अपनो ये सबस्ट्रेट है, ठीक है सर, ये सबस्ट्रेट है, अपना ये सबस्ट्रेट है, अपना ये सबस्ट्रेट मस्त घूम रहा है, कभी इधर जा 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 रहा है, ऐसे मूव कर रहा है ऐसे। लेकिन मूव करते वक्त कभी बार एंजाइम में यहां लग जाएगा, कभी यहां लग जाएगा। लेकिन जैसे ही वो किस पर लगा? एक्टिव साइट पर फिट हो जाएगा ऐसे। समझो ध्यान से। तो आपको यह समझना है कि सबस्ट्रेट कैन बाइंड randomly to enzyme anywhere, कहीं भी लग सकता है, but when it bind to active site चेंजेस होते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर ये पानी में हो रहा है रिएक्शन, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या फायदा होगा या नुकसान होगा? सुनना ध्यान से। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो ये सबस्ट्रेट का डिफ्यूजन फास्ट हो जाएगा, तेज हो जाएगा, एंजाइम के पास तेजी से आएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ाने से एंजाइम की शेप खराब हो जाए तो एंजाइम खराब हो गया। तो आपको अपने दिमाग में बिठाना है कि जब हम टेम्परेचर का ग्राफ पढ़ेंगे तो हम ऐसा दिखाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ये डिफ्यूजन फास्ट हो रहा है। लेकिन फिर घट क्यों रही है? क्योंकि एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? इनएक्टिव हो गया, खराब हो गया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो क्या होगा, हम ये लिखते हैं कि व्हेन एंजाइम बाइंड, व्हेन सबस्ट्रेट बाइंड किस पे? ऑन एंजाइम एक्टिव साइट। एंजाइम की एक्टिव साइट पर बाइंड करेगा तो इनिशियली क्या होगी? इनिशियली लूज बाइंडिंग होगी। फिर क्या होगा?
फिर शेप चेंज होती है किसकी? एंजाइम की, हल्की सी एंजाइम की, किस चीज की? एक्टिव साइट की। फिर हमारे पास क्या होती है? टाइट बाइंडिंग होती है। सर इसको थोड़ा सा समझा दो, देख मेरी तरफ देख, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है मेरे हाथ में, ये देख सबस्ट्रेट है, ये कभी यहां लग रहा है, कभी यहां लग रहा है, अब ये आकर लग गया इस पर, यहां फिट हो गया एक्टिव साइट पर। तो जैसे ही एक्टिव साइट पे फिट लगा, लूज बाइंडिंग। अब क्या किया एंजाइम ने? हल्की सी अपनी शेप बदली एक्टिव साइट की, तो बाइंडिंग टाइट हो गई। मेरी बात समझ ध्यान से। तो इसीलिए फिर मेरे पास क्या हो जाएगा? अब चेंजेस चालू हो जाएंगे जो भी होने हैं। तो आपको यह समझना है कि वो डिफ्यूजन से आता है, पहले रेंडमली आता है, ठीक है, और व्हेन इट बाइंड्स टू एक्टिव साइट चेंज अकर। एक्टिव साइट पे रैंडम बाइंडिंग होती है। शुरुआत की बाइंडिंग कैसी होती है बेटा? लूज बाइंडिंग। कैसी होती है? लूज बाइंडिंग होती है। फिर कैसी होती है? टाइट बाइंडिंग। मैं आपको एक डायग्राम से दिखाता हूं, देखो अपने पास ये एंजाइम है, अपने पास ये एंजाइम है, दिख रहा है सबको? ठीक है सर। अब ये अपने पास सबस्ट्रेट है, हाँ सर, एस से लिखते हैं सबस्ट्रेट को, कैपिटल एस से लिखते हैं, ठीक है सर। अब ये सबस्ट्रेट कभी यहां जा रहा है, कभी यहां जा रहा है, कभी ये यहां भी आ सकता है। अब क्या हुआ? ये यहां लग गया, तो ये लूज बाइंडिंग है। कैसी बाइंडिंग है? लूज बाइंडिंग है। यस। अब क्या हुआ? यहां पर चेंज हुआ, चेंज हुआ है किसमें? एक्टिव साइट में। अब कैसी बाइंडिंग हो गई? अब हो गई टाइट बाइंडिंग। कैसी बाइंडिंग हो गई? टाइट बाइंडिंग हो गई। टाइट समझ में आ रहा है? यहां पर क्या हो गई? टाइट बाइंडिंग हो गई। अच्छा, तो ये कभी यहां गया, कभी यहां गया, कभी यहां गया। शुरुआत की बाइंडिंग कैसी थी? लूज। अब एक्टिव साइट चेंज हो गई, तो यहां पर कैसी बाइंडिंग आ जाएगी? टाइट। अब ये टाइट बाइंडिंग के बाद ये यहां पर क्या हो रहा है बेटा? फिजिकल और केमिकल चेंजेस चालू हो जाते हैं। फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या हो जाते हैं? चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं किसमें? स्टार्ट हो जाते हैं किसमें? सबस्ट्रेट में। स्टार्ट इन सबस्ट्रेट। यस। नए बॉन्ड बनने लगते हैं, पुराने बॉन्ड टूटने लगते हैं। यस। और फिर मेरे पास ये बन जाता है प्रोडक्ट। अब ये जो प्रोडक्ट बना है, आप ध्यान से देखो, प्रोडक्ट की आपको दिखेगी शेप चेंज हो गई है, यस और नो, और केमिकली चेंज हो गया। केमिकल भी तो बदल गया, केमिकली भी चेंज हो गया। और फिर क्या होगा बेटा? एंजाइम को ये प्रोडक्ट छोड़ के चला जाएगा, और फिर मेरे पास एंजाइम फ्री हो गया फिर से रिएक्ट करने के लिए। एंजाइम फ्री है टू रिपीट दिस साइकिल। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस। तो सबसे पहले मेरे पास ये सबस्ट्रेट था, आया, ऐसे लगा, खोज रहा था, इधर लगा, इधर लगा, इधर लगा, यहां लगा, लूज बाइंडिंग। फिर क्या हो गई? टाइट बाइंडिंग हो गई। यस। क्या हो गई? टाइट बाइंडिंग हो गई। प्रोडक्ट है और ये शेप बेटा, यहां पर शेप चेंज हो गई, केमिकली चेंज हो गई। यस। अब ये यहां पर प्रोडक्ट है, यहां पर ये एंजाइम है, सही है। अब एंजाइम फ्री टू रिपीट दिस साइकिल, है ना? ठीक है। अब यहां पे देखो मैंने क्या बताया, तो टाइट बाइंडिंग होगी। अब क्या होंगे बेटा? केमिकल एंड फिजिकल चेंज होंगे, फिजिकल चेंज होंगे। फिर क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद क्या होगा? प्रोडक्ट लीव कर देगा एंजाइम को। लिख लो इसको जल्दी से, लीव करेगा एंजाइम को। अब मैं आपको एक वो भी दिखा रहा हूं बेटा, आपको एक वो भी दिखा रहा हूं कि इसको हम लिखते कैसे हैं, समझ इस बात से। देख, एंजाइम को मैं सबस्ट्रेट से रिएक्ट करा रहा हूं, तो मेरे पास बनता है एंजाइम डॉट सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, इन दोनों की। इसे कहते हैं एंजाइम डॉट सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। कुछ चेंज होने के बाद एंजाइम डॉट प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और ये क्या है बेटा?
ये एंजाइम प्लस प्रोडक्ट है। तो आप समझो, देखो एंजाइम डॉट सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स किस में आ जाएगा, एंजाइम डॉट प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। उसके बाद वो आ जाएगा एंजाइम प्लस किस में, प्रोडक्ट में। आपको एक चीज ध्यान रखनी है बेटा, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि एंजाइम अगर यहां लगा तो छोड़ के हटेगा। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोलते हैं, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। एक बार चेंज चालू हो गया तो फिर वापसी नहीं आएगा। मतलब क्या हुआ, सिर्फ ये वाला रिएक्शन रिवर्सिबल है। क्यों, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इन दोनों के लिए, इसके लिए भी इसके लिए भी है। कई बार क्या होता है, एंजाइम यहां लगेगा छोड़ देगा, लूज बाइंडिंग होगा छोड़ देगा, अगर टाइट बाइंडिंग होगी तो आगे जाएगा। एक बार प्रोडक्ट बनने लगा तो रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड जाता है। कहां से वापसी जा सकता है, यहां से। कब है ये सिचुएशन, क्या है, जब लूज बाइंडिंग होगी तो हट सकता है, या कहीं और लगेगा तो हट सकता है। मेरी बात समझो ध्यान से, बनाओ अभी से। बेटा टाइट बाइंडिंग के लिए एक्टिव साइट का चेंज हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइट बाइंडिंग के बाद एक्टिव साइट का चेंज हुआ, नहीं, एक्टिव साइट का चेंज होने की वजह से टाइट बाइंडिंग हुई है। यस बेटा, एंजाइम एंजाइम क्या करता है, सुन ध्यान से, एंजाइम कैसे काम करता है। एंजाइम कहता है कि तू सबस्ट्रेट है, हाँ, तुझमें क्या करना है, तुझमें OH ग्रुप करना है, यहां से यहां बदलना है। तो वो क्या करेगा, अपना OH ग्रुप उसको दे देगा और वहां से एक OH ग्रुप ले लेगा। तो क्या एंजाइम पे कोई फर्क आया, नहीं, उस पे तो जो OH था ही है, लेकिन सबस्ट्रेट को उसने बदल दिया। तो एंजाइम अपने केमिकल ग्रुप की मदद से और शेप चेंज कर देता है, उसकी दोनों चेंज कर देता है। यस ठीक है बेटा, कल का नोट दृक्षा अपलोड हो गया, एक बार चेक कर लो। लिख लिया बेटा, हो गया बेटा, ठीक है बच्चे। कोई भी शेप का, बेटे आपको समझना पड़ेगा, हर सबस्ट्रेट का एक अपना अलग एंजाइम होता है। तो एंजाइम की शेप और सबस्ट्रेट की शेप मैच करती है। सबस्ट्रेट एंजाइम के पास सिर्फ डिफ्यूजन से आ सकता और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ये कौन से मीडियम में हो रहा है, एक्वस मीडियम में हो रहा है। सबस्ट्रेट कैन बाइंड रैंडमली, लेकिन चेंजेस तब होते हैं जब वो एक्टिव साइट पे बाइंड करता है। जब एक्टिव साइट पे बाइंड करता है तो शुरुआत में जब सबस्ट्रेट लगता है तो लूज बाइंडिंग होती है, फिर एक्टिव साइट खुद में बदलाव करके उस सबस्ट्रेट को टाइटली पकड़ लेती है। जब टाइटली पकड़ लेती है तो केमिकल और फिजिकल चेंजेस, रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। जब वो रिएक्शन कंप्लीट हो रहे होते हैं तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनने लगता है। मतलब आप सोचो ध्यान से कि भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो शेप है सबस्ट्रेट की,
और ये जो है ये लगभग एक जैसी है, लेकिन ये जो है ये, और मान लो ये प्रोडक्ट है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है मान लेते हैं, आप सोचो खुद से। तो आप मुझे बताओ, ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है, तो ये वाली शेप थोड़ी सबस्ट्रेट की तरफ है, ये वाली थोड़ी प्रोडक्ट की तरफ है। तो हम यही कह रहे हैं ना, काफी सारी इंटरमीडिएट स्टेजेस बनती हैं, उसके बाद फाइनली प्रोडक्ट बन जाता है। फाइनली क्या बन जाता है? प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? जल्दी बताओ, क्लियर है? क्लियर? यस। तो इसका मतलब टाइट बाइंडिंग किसमें होती है? इसमें। आगे आ जाओ, ये बना लो। अगर आपने ये लिख लिया है तो अब आगे का लिखो, जल्दी लिखो बेटा। अगर ये लिख लिया है तो आगे का लिखेंगे। यस, नेक्स्ट स्लाइड लिखेंगे जल्दी। एक ग्राफ बताना आपको, लास्ट टॉपिक है वो। बेटा ग्राफ बताएंगे तो कल एंजाइम खत्म हो सकता है। अभी डीप लाइन में नहीं हुआ बेटा ये चैप्टर। यस, जल्दी करो बेटा। यार सयाब, तेरे को सेल यूनिट देखना हाफ नीट में, कल जो लेक्चर डाला उसको देख ले हाफ नीट से। कल एक डाला है ना लेक्चर। लिख लिया बेटा? यस बेटा, इस हफ्ते हाफ नीट में 3 चैप्टर कर रहे होंगे। एक करेंगे प्लांट किंगडम, एक बायोलॉजिकल और एक लिविंग वर्ल्ड, तीनों लाइन से करेंगे। जिन बच्चों को ये तीनों चैप्टर करने हैं रिवाइज, क्योंकि तीनों के मिला के 10 क्वेश्चन 40 नंबर का है, वो लाइव 2-3 घंटे का जो भी होगा उसको अटेंड करें और खत्म करें। यस। हाँ बेटा, स्ट्रेप्सिल्स खा रहा हूँ, दवाई खा रहा हूँ, असल में मेरा गला अभी ठीक ही नहीं हुआ। एक बार एक्टिवेशन एनर्जी वाला लास्ट टॉपिक बता दूं, इसी से रिलेटेड है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है उसको और समझ लेते हैं, लास्ट टॉपिक है बस, लास्ट टॉपिक है उसको समझ लेते हैं हम लोग। लास्ट चीज है बेटे, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है, ध्यान से सुनना। हमारे पास क्या होता है, आपने ये रिएक्शन लिखी है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, इस पे रिवर्सिबल लगा है, एंजाइम डॉट सबस्ट्रेट, एंजाइम डॉट प्रोडक्ट, और मैंने लिखा एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। ये जो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और एंजाइम डॉट प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ये दोनों इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं। मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि बेसिकली हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है उसको समझना पड़ेगा आपको। हम ये समझते हैं कि जो इंटरमीडिएट स्टेजेस होते हैं, ध्यान सुनेंगे बेटा, जो इंटरमीडिएट स्टेजेस होती हैं, इंटरमीडिएट स्टेजेस होती हैं, है ना, जिसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, एंजाइम डॉट सबस्ट्रेट की बात कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं एंजाइम डॉट प्रोडक्ट की। ये अनस्टेबल होती हैं और इनकी एनर्जी हाईएस्ट होती है। यहां पर एनर्जी जो है वही स्टेबिलिटी को बता रही है, वही स्टेबिलिटी को बता रही है। तो मैंने एक ग्राफ बनाया है जिसके एक एक्सिस पर रिएक्शन प्रोग्रेस लिखा है। तो रिएक्शन कैसे जाता है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट की, एक्स एक्सिस पर मैंने क्या लिखा है,
रिएक्शन प्रोग्रेस, और वाई एक्सिस पर मैंने पोटेंशियल एनर्जी लिखी है। मैंने कौन सी एनर्जी लिखी है? पोटेंशियल एनर्जी लिखी है वाई एक्सिस पर। आप ध्यान से देखें बेटा, सारे बच्चे ध्यान से देखें बेटा, ध्यान से देखें। यस यस, ध्यान से देखें। मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि हमारे पास यहां पर, ध्यान से देखेंगे बेटा, यहां पर सबस्ट्रेट की एनर्जी है और ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। एक रिएक्शन ये होता है, यहां पर हमने ऐसे लिख दिया ये चीज, ध्यान से देखें। ये एनर्जी सबस्ट्रेट की है और ये एनर्जी प्रोडक्ट की है, ठीक है। ये एनर्जी सबस्ट्रेट की है और ये एनर्जी प्रोडक्ट की है। अगर आप ध्यान से देखो, मैं यहां पर दिखा देता हूं कैसे। ये एनर्जी सबस्ट्रेट की है और ये एनर्जी मेरे पास किसकी है? प्रोडक्ट की है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ये रिएक्शन कैसा है, एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है, सोच के बताओ। अगर मेरे पास ध्यान सुनेंगे, अगर मेरे पास एनर्जी किसकी ज्यादा है? सबस्ट्रेट की ज्यादा, सॉरी प्रोडक्ट की ज्यादा है, किससे? सबस्ट्रेट से, तो वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है। और अगर मेरे पास एनर्जी सबस्ट्रेट की ज्यादा हो प्रोडक्ट से, उसको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। अब समझना ध्यान से, मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं आपको। हमारे पास ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है ना, ये जो एनर्जी है, क्लियर है? ये जो एनर्जी है, ध्यान से सुनना बेटा, ये जो एनर्जी है, ये हाईएस्ट जो है, ये पीक है। ये पीक इंटरमीडिएट स्टेजेस का होता है। इंटरमीडिएट स्टेज जो होती हैं, जो मैंने यहां पर लिखी हैं ये वाली, ये इंटरमीडिएट स्टेजेस की एनर्जी हाईएस्ट होती है। मैं एक बार दोबारा टॉपिक समझाने की कोशिश करता हूं। हम एक क्या कर रहे हैं बेटा, एक ग्राफ दे रखा है एक्टिवेशन एनर्जी का। आपको ये दिमाग में रखना है, सबसे पहले कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती, दोनों तरह के रिएक्शन के लिए चाहिए होता है। आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना है, एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी की एक डेफिनेशन होती है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है आप समझो। एक्टिवेशन एनर्जी होती है एवरेज एनर्जी डिफरेंस। एवरेज एनर्जी डिफरेंस किसके बीच में? डिफरेंस इन बिटवीन एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट, एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट एंड, ध्यान से सुनेंगे, सबस्ट्रेट एंड एवरेज एनर्जी डिफरेंस किसके बीच में? सबस्ट्रेट एंड इंटरमीडिएट जो स्टेजेस हैं, जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ना, इनके बीच में इंटरमीडिएट स्टेजेस। इनका एक और नाम होता है ट्रांजिशन स्टेजेस। क्या नाम होता है बेटा? ट्रांजिशन स्टेजेस नाम होता है। यस, तो आपको यह समझना है व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। नापते हैं यहां से, अगर मैं सबस्ट्रेट की एनर्जी से इस इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेज की एनर्जी नापूं, इसको मैं बोलता हूं एक्टिवेशन एनर्जी। ये मेरे पास एक्टिवेशन एनर्जी है। एंजाइम क्या करता है? इस एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है, प्रोडक्ट में नहीं करता, वो एक्टिवेशन एनर्जी घटा देता। अगर आप ध्यान से देखो, एंजाइम की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी ये आ रही है। तो एक्टिवेशन एनर्जी ये वाली कौन सी है? ये विदाउट एंजाइम है बेटा। ये वाली कौन सी है? विदाउट एंजाइम है। एंजाइम की वजह से ये एक्टिवेशन एनर्जी घट गई। आप देखो ध्यान से, यहां तक एक्टिवेशन एनर्जी आ रही है एंजाइम की वजह से, क्लियर है? और विदाउट एंजाइम ये आ रही। तो मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको समझाया अगर प्रोडक्ट की एनर्जी सबस्ट्रेट से ज्यादा हो तो एंडोथर्मिक, सबस्ट्रेट की ज्यादा हो तो एक्सोथर्मिक। अगर मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ट्रांजिशन स्टेज जो होती है, ट्रांजिशन स्टेज, इसकी एनर्जी हाईएस्ट होती है। ट्रांजिशन स्टेजेस किसे कहते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, इसके अलावा और भी होती है। यस, तो एक्टिवेशन एनर्जी है एवरेज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट एंड एनर्जी ऑफ क्या? ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर है? ये ग्राफ किसका बना रखा है आप बताओ? ये ग्राफ है एंडोथर्मिक का। तो अगर आपसे कोई कहे कि एंडोथर्मिक में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? ट्रांजिशन की होगी। ट्रांजिशन स्टेज की एनर्जी ज्यादा होने का मतलब ये अनस्टेबल है। उसके बाद किसकी होगी?
उसके बाद प्रोडक्ट की होगी, उसके बाद किसकी है, रिएक्टेंट की, जिसे आप सबस्ट्रेट बोल रहे हो। यस और नो? और ऐसा ही ग्राफ अगर मुझे उसका बनाना पड़ जाए एक्सोथर्मिक का, तो देखो कैसे बनाऊंगा। एक्सोथर्मिक का ग्राफ ये बनेगा, ये सबस्ट्रेट है यहां पर और ये प्रोडक्ट है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये किसका ग्राफ है बेटा, ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ है। यस और नो बताओ। अब इसमें एक्टिवेशन एनर्जी इसे बोलेंगे, इसे सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन स्टेज में, और एंजाइम डालेंगे तो ये ऐसे आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? किसको किसको समझ में नहीं आया? किसको किसको समझ में नहीं आया? फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से। यही चीज एनसीईआरटी लिखती है। एनसीईआरटी लिखती है कि जो एक्सोथर्मिक है, ध्यान सुन, जो एंडोथर्मिक है उसमें सबसे ज्यादा ट्रांजिशन स्टेज की एनर्जी होती है, फिर प्रोडक्ट की होती है, फिर सबस्ट्रेट की होती है। और अगर एक्सोथर्मिक होगा उसमें भी सबसे ज्यादा क्या है, ट्रांजिशन स्टेज की एनर्जी है। यस। और उसके बाद किसकी है, सबस्ट्रेट की, फिर प्रोडक्ट की। एंजाइम क्या करता है, एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी घटा देता है। एंजाइम डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, एंजाइम डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, वो घटा देता है। मैं आपको एक डायग्राम से, सिंगल डायग्राम से आपको समझाऊंगा, तो चीजें एकदम एकदम क्लियरिटी से आ जाएंगी आपके दिमाग में। देख लो एक बार, एक डायग्राम और देख लो बेटा। देख, क्लास का टाइम जो है वो तेरा 3 बजे तक का है। अगर तुम कुछ भी लिखोगे और क्लास को लेके सीरियस नहीं हो, तो मैं भी सीरियस नहीं हूं पढ़ाने को लेके। आप कहीं और भी पढ़ सकते हो, ऐसे बहुत सारे स्टार टीचर हैं बेटा दुनिया में, है ना। हाँ, भले वो कहां से कंटेंट देख के स्टार बने वो एक अलग चीज है, पर स्टार तो है ना। यस, ऐसे बहुत सारे स्टार टीचर हैं जिन्होंने बायोमोलिक्यूल में एरो नहीं लगाई थी। किस में एरो नहीं लगाई थी, मैं दिखा देता हूँ। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, यहां पर ये कोई वैसी एरर नहीं है, ये उनको पता ही नहीं कि ये वाला रिवर्सिबल होता है और सिर्फ यही रिवर्सिबल होता है, तो छोड़ दो, उसकी बात ही नहीं कर रहे अभी। आ जाओ यहां पे, देखो ये मेरे पास क्या है, ये रिएक्शन प्रोग्रेस है। ध्यान से देखियो, रिएक्शन प्रोग्रेस है, दिख रहा है तुझे? ये यहां पर रिएक्शन प्रोग्रेस है। मुझे बस तेरे को ये समझाना है कि तुझे मेरी बात समझ में आ गई है। देख, एक रिएक्शन मैंने ऐसे बनाया है। अब मुझे बता, ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है। यस, यहां पर मैंने एनर्जी लिखी है, पोटेंशियल एनर्जी लिखी है, मान लेते हैं। इसमें और इसमें तुझे क्या डिफरेंस दिख रहा है, बस मुझे ये समझना है तेरे से। ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है। ये वाला एक्सोथर्मिक का है, यस और नो? यस। और ये वाला किसका है, एंडोथर्मिक का है। अब मैंने तुझे क्या डेफिनेशन बताई है उसकी, क्या डेफिनेशन बताई है उसकी, एक्टिवेशन एनर्जी की क्या डेफिनेशन बताई है, ध्यान से बता। ये प्रोडक्ट की एनर्जी है और ये सबस्ट्रेट की एनर्जी है। और मैंने क्या बोला है, यहां पर किसकी एनर्जी है, एंजाइम डॉट सबस्ट्रेट या एंजाइम डॉट प्रोडक्ट, इनकी एनर्जी है यहां पर ट्रांजिशन स्टेट की। तो सबस्ट्रेट की एनर्जी और इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है, इसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी कहां आएगी, ये रही। अब तू देख के मुझे ये बता सकता है कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में किस में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा दिख रही है? तुझे डेफिनेटली एंडोथर्मिक में दिख रही होगी। ये एक्टिवेशन एनर्जी यहां पर है। एंजाइम ने क्या किया, एंजाइम ने क्या किया, सुनना ध्यान से। एंजाइम ने ये एक्टिवेशन एनर्जी घटा दी, मतलब ट्रांजिशन स्टेज को थोड़ा और स्टेबल कर दिया। तो कहीं ना कहीं एंजाइम ने एक्टिवेशन एनर्जी घटा दी। तो नई वाली कौन सी आएगी, ये नई वाली एक्टिवेशन एनर्जी, ये आ गई है, ये आ गई नई वाली। तो एंजाइम ने क्या किया है, आप ध्यान से देखो, एंजाइम ने क्या किया है, ये क्या किया, एंजाइम ने डिक्रीज कर दिया एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, यहां भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं ऐसे। तो इसमें कैसे लिखोगे एनर्जी वाइज? अगर आपको इसमें एनर्जी लिखनी है तो सबसे ज्यादा किसकी होती है, ट्रांजिशन स्टेज की। ट्रांजिशन स्टेज मतलब वो अनस्टेबल है ना, इस वजह से उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। फिर होती है किसकी, सबस्ट्रेट की, फिर होती है प्रोडक्ट की। यहां तक समझ में आ रहा है? यस।
अब यहां पर क्या होगा, ये एक्सोथर्मिक है, ट्रांजिशन की होगी, फिर प्रोडक्ट की होगी, उल्टा लिख दिया क्या मैंने, यहां उल्टा लिख दिया, प्रोडक्ट की होगी फिर सबस्ट्रेट की होगी, यहां पर क्या होगा, सबस्ट्रेट की होगी फिर प्रोडक्ट की होगी। मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की एनर्जी पे कोई फर्क नहीं डालता। एंजाइम क्या करता है बेटा, एंजाइम क्या करता है, एंजाइम जो है वो कोई चेंज नहीं करता, नो चेंज इन, किसमें, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में, सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं करता। एंजाइम क्या करता है, डिक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी। मान लो मैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे दूं, एंजाइम डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंजाइम डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एंजाइम नो चेंज इन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। तीनों में से कितनी स्टेटमेंट ठीक है? 50% से ज्यादा बच्चे गलत करके आएंगे, उनको दिमाग में बैठेगा केमिस्ट्री कुछ लगा के, एंडोथर्मिक में तो एंजाइम लगेगा, एक्सोथर्मिक में नहीं लगे। भाई सब में लगता है एंजाइम। तो डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी इन बोथ सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट, सॉरी बोथ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। बना लो, बना लो, यस बना लो। अब ये दोनों बना लो, ये दो ग्राफ हैं आपके, ये दोनों बना लो जल्दी से। यस, फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चे, मेरी बात समझ ध्यान से। जो ये ट्रांजिशन स्टेजेस होती है ना, मेरी बात सुन, पहले एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट से डायरेक्ट एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बनता नहीं बनता, बीच में कुछ स्टेजेस बनती हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंजाइम और भी स्टेजेस बनती हैं। ये स्टेजेस क्या होती हैं, अनस्टेबल होती हैं, इनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन दे रखा है, इट इज एवरेज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सबस्ट्रेट एंड इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेज के बीच की जो एनर्जी का डिफरेंस है उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एंडोथर्मिक में सबसे ज्यादा एनर्जी ट्रांजिशन की है, फिर प्रोडक्ट की है, फिर सबस्ट्रेट की है। एक्सोथर्मिक में ट्रांजिशन सबस्ट्रेट प्रोडक्ट की। एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करता है, चाहे वो एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक हो। यस यस यस, जल्दी लिखो बेटा जल्दी लिखो, और इसके अगला स्लाइड भी लिखना है आपने, और मैं भेज भी रहा हूं उसको आपको क्लास के तुरंत बाद। चलो जल्दी बनाओ, अगली स्लाइड लिख लो बेटा, बस यहीं तक कर रहे हैं। एनसीईआरटी रीड कर लेना एक बार, आपको समझ में आ जाएगा, मैं सारी चीजें पढ़ा रहा हूं। हाँ, लिविंग वर्ल्ड का बैकलॉग हाफ लीड से देख सकते हो, लाइव देखना अच्छा रहेगा। यस, उससे खत्म हो जाएगा, नहीं तो हाइपेंथोडियम जो होता है बेटा नहीं करना, एक इन्फ्लोरेसेंस का नाम है, नहीं करना आपने, ठीक है। हाँ, एंड कर रहा हूँ सेशन, आप लोग नोट्स अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ टेलीग्राम पे, तो तुरंत डाल रहा हूँ, और बाकी मैं उसमें भी अपलोड करा रहा हूँ, ठीक है। इसका डोपा प्राइम भी आपको डाल रहा हूँ, ठीक है। यस, डोपा डाल रहा हूँ, प्राइम नहीं। बच्चे आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, आज मैंने कॉन्सेप्चुअल पढ़ाया बहुत ज्यादा,
एंजाइम को एकदम खोल के पढ़ाया कि कैसे काम करता है एंजाइम। अब इसके बाद की चीजें उसकी एप्लीकेशन रहेंगी कि कैसे फैक्टर्स काम करते हैं, एंजाइम का नॉमेनक्लेचर क्या होता है, ये सब एप्लीकेशन है। यस, ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कल खत्म करेंगे एंजाइम को अब।